मैडम 2 मिनट और हैं, 7:05 होने में बस शुरू कार्यक्रम हो जाएगा। और अब हमारे लगभग 50 लोग जुड़ गए हैं। हालांकि 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, वो जुड़ जाएंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार आशा जी। नमस्ते 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 नमस्ते। बस आप और आ गए, अब तो आनंद ही आनंद है। आप बुलाती है तो बस रहा नहीं जाता, फिर तो आना ही होगा। नहीं, सर्दी हो रही है। फिर कार्यक्रम ही क्यों हो जब सब लोग अपने ना हो, तो क्या मतलब। जी दीदी, मेरा भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शिव प्यारी जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? दीदी, आपकी आवाज प्राणवायु भर देती है, बहुत अधिक। जैसे चुंबकीय आकर्षण है वैसे ही बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत पहले से हम लगे रहते हैं, कब दर्शन होंगे, कब ऐसे ऐसे प्रोग्राम होंगे। अरे शिव प्यारी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा और आप सबका प्यार है। लव शुरू करें। नमस्ते मैम। नमस्ते अरविंद, नमस्ते। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आज जननायक शहीद बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। मैं आप सभी को दोनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जननायक शहीद बिरसा मुंडा जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन एवं वेद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, वक्तागण एवं संस्थागत जो एमओयू हुए हैं, पीतमपुर के शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय विनोद खत्री सर और उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने से पहले मैं आदरणीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम से मार्गदर्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप हमें 2 शब्द मार्गदर्शन के लिए प्रदान करें, जिससे हम कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर पाए। आप सबको नमस्कार। एक्चुअली मुझे तो अपने क्रम में ही बातचीत करनी है, लेकिन हमारी दोनों ही संस्था की कार्यकारिणियों से ये तय हुआ कि हम ऐसे आयोजनों को में लोगों को अवॉइड करें जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के कारण हमसे जुड़ें, क्योंकि हमारी इस संस्था का ऐसा उद्देश्य है ही नहीं, कोई भीड़ बढ़ाना नहीं है। हम बहुत ही सीरियस स्वभाव के और विषय के से जुड़े हुए लोगों को ही हमेशा आमंत्रित करते हैं। और तो हमने अपनी टेक्निकल टीम को बोला है कि वो 3 बार पूरा आपकी अटेंडेंस को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेगी। तीनों बार जो उपस्थित होंगे उनको ही हम सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। और ये बात हमने बाकायदा अपने इनविटेशन कार्ड में मेंशन की हुई है कि जो पूर्णकालिक उपस्थित प्रतिभागी हैं उनको ही हम सर्टिफिकेट देंगे। उसका कारण और कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ विनम्रता है और एक वैचारिक प्रतिबद्धता है कि लोग जो भी जुड़ें वो गंभीरता से इस विषय को जुड़ें और एक कोई ये सर्टिफिकेट देने वाली संस्था के तौर पर हम इसको डेवलप ना करें। एक चीज। दूसरा, बीच में ही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं और ये दोनों बातें जो मैं अभी कह रही हूँ इनको मैं बीच में एक बार और दोहराऊंगी कि उनको सर्टिफिकेट इस कार्यक्रम के समाप्त होने, आज 15 तारीख है, उनको 25 तारीख तक ये सर्टिफिकेट स्वतः पहुंच जाएंगे। तो वो इसके लिए संस्था को कुछ न लिखें, उसे कोई फायदा नहीं है। हमारा ये तय है कि हम कल इसका पूरा प्रेस रिलीज जारी करते हैं और 10 दिन में पूरा एक अटेंडेंस का सारा मापन करके और अपने सर्टिफिकेट्स को भेज देते हैं। अब आगे कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। बस ये 2 बातें मुझे आप सबसे शेयर करनी है।
धन्यवाद आदरणीय मैम। अब विधिवत कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर, प्रधान संपादक द एशियन थिंकर रिसर्च जर्नल, मैं स्वागत एवं प्रस्तावना वक्तव्य के लिए आपको सहृदय आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लो चावड़कर जी और परम आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, जो निरंतर हम सभी का मार्गदर्शन और मनोबल बढ़ाती रहती हैं। और ऐसे परम श्रद्धेय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम को प्रणाम करते हुए मैं स्वागत वक्तव्य के रूप में, चूंकि इस आभासी पटल पर, इस सारस्वत अनुष्ठान में इस आभासी पटल पर विद्वज्जन जो उपस्थित हैं, चाहे वो प्रतिभागी के रूप में हो चाहे वक्ता के रूप में हो, कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेषज्ञता रखते हुए, तो परम जननायक शहीद बिरसा मुंडा जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन एवं वेद फाउंडेशन, जो निरंतर कहीं ना कहीं आदिवासी अंचल को में काम कर रही हैं और उनके मुद्दों को लेकर के चाहे एक डिस्कोर्स उत्पन्न करते हुए वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप और शोध के माध्यम से यह दोनों संस्थाएं निरंतर काम करती हैं। और आज का विषय है जनजातीय विकास और विस्तार। इसे हमें समझने की जरूरत है। आज अध्यक्ष के रूप में हमारे इस आभासी पटल पर इस वेबिनार को मार्गदर्शन कर रही हैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, पूर्व कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू। आप निरंतर ऐसे बहुत सारे अकादमिक संस्थाओं में आपका मार्गदर्शन निरंतर सभी को मिलता रहता है। और जो इस संस्था से 2 रिसर्च जर्नल निकल रहे हैं, आशा पारस फॉर पीस एंड आशा पारस फॉर जेंडर रिलेटेड एक रिसर्च पेपर निकल रहा है और दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, उसकी मैम प्रधान संपादक हैं। और हम इस संस्था को आगे ले जाने में मैम की महती भूमिका, हम आपका स्वागत करते हैं मैम। इस आभासी पटल पर आपको आमंत्रित करते हैं। और जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस आभासी पटल पर उपस्थित हैं प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। आपका हम इस आभासी पटल पर स्वागत करते हैं। हम प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर, प्रोफेसर डीन डायरेक्टर नोडल ऑफिसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, वाइस चेयरपर्सन इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, रीजनल डायरेक्टर MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी। आपके करीब 16 से अधिक विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में PhD कर चुके हैं। आप विभिन्न संस्थाओं में चेयरपर्सन के रूप में है, ISC, ACF, टीचर एक्सीलेंस अवार्ड, कोरोना वॉरियर अवार्ड, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड, यूनिवर्सिटी टॉपर PG क्रिमिनोलॉजी जैसे विभिन्न जो नामचीन अवार्ड्स हैं उनसे आप सुशोभित हैं। स्पेशल लेक्चर आपके कहा जाए तो 500 से लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। रिसर्च पेपर के रूप में आपके 50 से अधिक रिसर्च पेपर हैं, 100 से अधिक वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप और का आयोजन आप कर चुके हैं। 4 से अधिक बुक पब्लिश हो चुके हैं। विभिन्न जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल हैं उनके आप बोर्ड मेंबर रहे हैं, संपादकीय बोर्ड मेंबर रहे हैं, सलाहकार मेंबर रहे हैं। तो आपके मार्गदर्शन में निरंतर PhD विद्यार्थी काम कर रहे हैं। और आपका जो विषय ही है वो जनजातीय जो विकास से संबंधित जनजातीय मुद्दों से संबंधित रहा। तो आपका मार्गदर्शन पाकर के आज हम सभी प्रतिभागी जो इस आभासी पटल पर जुड़े हैं उनका मार्गदर्शन हुआ। तो ये जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मैम जुड़ी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनीता धुर्वे मैम, आप प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र विभाग, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। आपका 20 वर्षों से अधिक का आपका शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासनिक दायित्व
आप 20 वर्षों से अधिक समय से निर्वहन कर रही हैं आदिवासी मुद्दों पर लेखन, चिंतन तथा सेमिनार वेबिनार के माध्यम से आप निरंतर ऐसे मुद्दों को उद्वेलित करती रही हैं। आपके चिंतन में हमेशा आदिवासी मुद्दे उनके आसपास जरूर दिखते हैं। जो आपके 12 से अधिक आपके मार्गदर्शन में पीएचडी हो चुकी हैं, 80 से अधिक, तो कहीं ना कहीं 80 टॉपिक तो कम से कम मैम के दिमाग में अनवरत चल रहे हैं। जो 80 विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में एमफिल कर चुके हैं, आपका मार्गदर्शन पा करके आज हम अभिभूत हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। आप अंबेडकर विश्वविद्यालय, महू विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कैरियर उन्नत प्रतियोगी परीक्षा शासकीय महाविद्यालय भोपाल में बाह्य विशेषज्ञ के रूप में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। जो हमारे साथ विशिष्ट वक्ता के रूप में आज इस मंच पर उपस्थित हैं, परम आदरणीय सीमा अलावा मैम, आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। आप अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मध्य प्रदेश पुलिस इंदौर, आपने कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में काम किया। कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में काम किया आपने। जो आपने आसपास के लोगों को मास्क बना करके वितरित करने, चाहे योग के द्वारा अपने पूरे स्टाफ में, अपने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में आपने लोगों को एक पुनर्जीवन और जीवन दान और उससे प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया। आपका जो शोध विषय है उस आदिवासी अंचल से पूरा जुड़ा है। आपका हम इस आभासी पटल पर स्वागत करते हैं। आप और डॉक्टर जया फूकन मैडम, आप जो जेंडर स्टडीज से जुड़ा हुआ रिसर्च जर्नल है उसमें संपादक के रूप में भी हैं, और आप आदिवासी मुद्दों से आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप निरंतर आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित, महिला आदिवासियों पर केंद्रित निरंतर आपका लेखन और चिंतन मंथन होता रहता है, और कई बार वेबिनार सेमिनार में हमने आपका उद्बोधन सुना है। आपका हम इस आभासी सारस्वत अनुष्ठान पटल पर आपका स्वागत करते हैं। और जो पूरे मंच को कहीं ना कहीं प्रबंधित कर रहे हैं, पूरा संयोजित कर रहे हैं, श्री लव चावड़ीकर जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ये जो आदिवासी जो विषय का नाम है पूरा, इसमें ये कहा गया कि जनजातीय विकास और विस्तार, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जनजातीय विकास जो मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और जो जिन्हें मुख्य धारा में शामिल होने की जरूरत है, आज हम उनके विभिन्न पहलुओं पर आज हम इस वेबिनार में जो विभिन्न विद्वानों द्वारा हम चिंतन मंथन करेंगे, जिनमें ठीक है बहुत सारी आदिवासी मुद्दों पर, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड जाकर के कहीं ना कहीं उनके विकास को विस्तार देने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये कहीं ना कहीं ये दो ध्रुव अलग अलग हैं, और जिनको आगे ले जाने की बात की जाती है अमूमन मुख्य धारा में जोड़ करके। कभी आपने देखा होगा चिंतन की बात कही जाती है कि उन्हें पक्का घर प्रोवाइड हो गया, तो ये कहा गया कि नहीं वो भैंस कहाँ बांधेंगे, वो बकरियां कहाँ बांधेंगे, और घर अगर सरकार घर नहीं देती है तो वो फिर उसी अव्यवस्था में पले रहते हैं। तो ये चिंतन मंथन का विषय है। और आज जो हम यह जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, वो जननायक शहीद बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जानते हैं, समझते हैं, धरती की आभा के रूप में जानते समझते हैं, माँ भारती की परंपरा की बेड़िया को तोड़ने का काम तथा जल जंगल जमीन व जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो ऐसे लोक नायक, भगवान तो इसीलिए कहा गया उन्हें कि कहीं ना कहीं वो सबके हितों के लिए वो निरंतर तैयार रहते थे, लेकिन वो जो परंपराओं और संस्कृतियों के संरक्षण का भी भगवान बिरसा मुंडा ने, लोक नायक बिरसा मुंडा ने पूरा प्रयास किया। उसी पर आपने देखा होगा कि यह जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है 15 नवंबर को, जो आज हम सभी इस आभासी पटल पर इस सांध्य वेला में कहीं ना कहीं उपस्थित हैं। तो हमें चिंतन मंथन
और कहीं ना कहीं उन मुद्दों से हम अपने को जोड़ करके देखते हैं। इसीलिए हम आज इस पटल पर उपस्थित हैं। अब चूंकि जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस पर आगे विभिन्न पहलुओं पर हम सभी विद्वानों से मंथन करने से जो अमृत निकल करके आएगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके केंद्र में कई बार कहे उन्हें उनके बैकग्राउंड में देखा जाने लगता है वो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े थे, वो इधर आ गए थे, उनका इस संस्कृति से कोई उनका आध्यात्मिक कोई बहुत जुड़ाव नहीं था। आप उनके विभिन्न पहलुओं पर देखेंगे तो वह भी कहीं ना कहीं एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, ईश्वर एक है की बात करते हैं। तो हम इन पहलुओं पर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अगर लोकनायक कोई आगे बढ़ करके आता है उससे भगवान की उपाधि मिलती है। इसको समझने के लिए आज हम सभी विद्वानों का हम स्वागत करते हैं और आपके सामने ये मंच उपस्थित करते हैं कि कृपया आप सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही स्वागत के बेला में हम हमारे बीच उपस्थित आदरणीय रचना चौरी मैडम, आदरणीय कुसुम कुमारी मैडम, आदरणीय पाटिल सर, आदरणीय सुशीला गोयल मैडम और आदरणीय डॉक्टर विनोद खत्री सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज पीतमपुर, आपका भी हम बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही अब अगली कड़ी में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम और कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि शासकीय महाविद्यालय पीतमपुर और आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन और बेथ फाउंडेशन के मध्य अकादमिक समझौता हुआ है, जिसके विधिवत लोकार्पण के लिए मैं आपका मार्गदर्शन और आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप उसको आभासी पटल पर लोकार्पण उसका करें। आप प्रस्तुत करें लव उसको। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका दायित्व है। जी आज के इस MOU के लोकार्पण के अवसर पर मैं आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन और शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि अकादमिक कार्य में उत्कृष्टता के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य को यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है। और इसके लिए जिन जिन लोगों का प्रयास प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत शुभकामनाएं लोकार्पण के इस अवसर पर। जी, आपके मार्गदर्शन में इस MOU का लोकार्पण हो रहा है। मैं आप सभी प्रतिभागी गणों से मैं निवेदन चाहूंगा कि आप इसका लोकार्पण का MOU का स्वागत करते हुए अपने तालियों से इसका स्वागत करें। यह MOU आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन और गवर्नमेंट कॉलेज पीतमपुर डिस्ट्रिक्ट धार के मध्य अकादमिक समझौते के रूप में हुआ है। अब मैं अगले MOU को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं लोकार्पण के लिए। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इसका भी अपने कर कमलों से लोकार्पण करें। बेथ फाउंडेशन और शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर के मध्य आज संस्थागत अकादमिक अनुबंध हो रहा है। उस MOU का आज लोकार्पण हो रहा है। मैं प्रोफेसर कुसुम कुमारी मैडम आपसे ये चाहूंगी कि 2 शब्द आप शुभकामना के अवश्य कहें। प्रोफेसर कुसुम कुमारी मैडम। आशा पारस एंड पीस फाउंडेशन जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ है, अपने उद्देश्य के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना रहेगी। और इसके लिए जो प्रयास
हमसे बन पड़ेगा, मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगी और इसको आगे से आगे ले जाने के लिए, और इसकी आवाज, इसमें लिखे हुए शब्द लोगों तक पहुंचे और लोग उससे अपना आत्मोत्थान कर पाए और समाज का कल्याण कर पाए, ऐसी मेरी कामना रहेगी। धन्यवाद। डॉक्टर विनोद खत्री जी, मैं जो आपका अच्छा आदरणीय सभी सम्मानीय साथियों को सादर अभिवादन मेरा। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी वेद फाउंडेशन के बीच राजकीय महाविद्यालय पीथमपुर का एक अकादमिक समझौता हुआ है। निश्चित रूप से विभिन्न संस्थाओं के बीच जो हम एमओयू करते हैं और संस्थाओं से जो संबंध स्थापित करते हैं, वे निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में और अकादमिक क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। इस प्रयास के लिए मैं निश्चित रूप से माननीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, जो फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, इनको बधाई देना चाहूंगा। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय दिवाकर सिंह जी राजपूत, इनका भी अभिवादन करना चाहूंगा। और मुख्य वक्ता जो अनीता धुर्वे मैडम है, जो कि इस सेमिनार की मुख्य वक्ता भी हैं और काफी जनजाति विकास और विस्तार के लिए आपने कार्य किया हुआ है, मैं इसके लिए आपका सम्मान करता हूं। और इसी क्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे पास साथ सीमा अलावा मैडम भी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हैं, वे भी विशिष्ट वक्ता हैं। जया फूकन जी भी हैं, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और पुनः मैं आशा पीस एंड हार्मनी और वेद फाउंडेशन को इसके लिए बधाई देता हूं और निश्चित रूप से आशा शुक्ला मैडम को शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से ये फाउंडेशन और हम मिलकर कार्य करेंगे और प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके साथ डॉक्टर विनोद खत्री जी हमारी एक गंभीर बैठक होगी, जिसमें ये दोनों और दोनों क्या तीनों संस्थाएं मिलके भविष्य की अकादमिक प्रोग्राम्स को तय करेंगी और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपको, आपके शिक्षकों को, आपके शोधार्थियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और लव चावड़ीकर जी, आप कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कर कमलों से आज इस एमओयू का भी लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी से तालियां चाहूंगा और मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ दोनों संस्थाओं और गवर्नमेंट कॉलेज पीथमपुर का। अब मैं अगली कड़ी में ज्यादा विलंब न करते हुए विषय विशेषज्ञ के तौर पर मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जया फूकन मैडम को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर जया फूकन मैडम। धन्यवाद लव जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन एवं वेद फाउंडेशन को बधाई देती हूँ, जिन्होंने आज जननायक शहीद बिरसा मुंडा जन्म जयंती जनजाति गौरव दिवस पर जनजाति विकास एवं विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम जी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मंच और अवसर प्रदान किया। वो हमेशा ही प्रोत्साहित करती रहती हैं ऐसे कार्यक्रमों में अपनी बात रखने के लिए मुझे और सभी को। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनीता धुर्वे मैम, विशिष्ट वक्ता सीमा अलावा मैम और रामशंकर जी को, डॉक्टर रामशंकर जी को, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे लव चावड़ीकर जी को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम के में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को भी मेरा प्रणाम। और मैं शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर से जो एमओयू हुआ है अकादमिक गतिविधि के लिए, उसके लिए भी मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम और विद्यालय के प्रिंसिपल सर को बधाई देती हूँ। निश्चित ही इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आगे होंगे, ऐसी आशा है। अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले जननायक बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहीद बिरसा मुंडा
को जनजातीय समुदाय के महानायक के रूप में, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाई। जनजातियों के अस्तित्व को बचाने, उनके मानव अधिकारों के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही महिलाओं को भी इस आंदोलन में अपने साथ जोड़ा। उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा ली। भारतवर्ष में वह जनजातीय समुदाय के जननायक के रूप में जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा के संघर्ष के फलस्वरूप ही हम जानते हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में लागू हुआ। यह एक्ट आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने में प्रतिबंध लगाता है और आदिवासियों के मूल अधिकारों का संरक्षण भी करता है। तो इतने महत्वपूर्ण एक्ट की जो हमें देन मिली है, ये हमें उनके संघर्षों के प्रति फल उसी का परिणाम है। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए, जिसमें गोंड आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन मुख्य हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिरसा मुंडा की पहचान, उनकी शौर्य गाथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। इसीलिए शायद हम आज इस पे चर्चा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हमें जनजातीय विकास की दिशा पे कार्य करना होगा और आगे हम इस पे चर्चा भी करेंगे। यदि हम वर्तमान परिदृश्य में जनजातीय समुदाय की स्थिति की बात करें तो बदलाव के परिणाम स्वरूप जनजातियां भी आधुनिकता के करीब आ रही हैं। बहुत सारे बदलाव ओवर द इयर्स हमने उनके जीवन शैली में देखे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में उनकी दशा और दिशा पर विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज के प्लेटफॉर्म पे हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जनजातीय विकास पर चर्चा करते समय ये जरूरी है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अधिकारों को उसका संरक्षण करते हुए, जिसमें जल, जंगल, जमीन शामिल है, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करते हुए उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। जनजातीय विकास और विस्तार की बात करते समय मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि आज जो जनजातीय समुदाय है वो कई तरह की बाधाओं और समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें शिक्षा की स्थिति और उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके रोजगार जो भी उनके हैं और जो भी बदलाव आ रहे हैं उस पे कैसे कोप अप करना है, उससे वो बहुत सारी समस्याएं हैं जो, और कुछ बाधाएं भी हैं, तो उन पे भी हमें ध्यान देना होगा। और अगर उनकी विकास की बात करी जाए, विस्तार की बात जाए, तो कुछ बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। उसमें पहला है कि जनजातियों की देशज ज्ञान परंपरा काफी समृद्ध है। जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज ट्रेडिशन है वो बहुत समृद्ध है। लोक चिकित्सा ज्ञान, फोक मेडिसिन नॉलेज भी उनकी महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरा है। भारतीय जड़ी बूटियां और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली उस ज्ञान पर निर्भर है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी साझा किया गया है और आगे बढ़ाया गया है। जनजातियों के पास इस तरह के ज्ञान का महत्वपूर्ण भंडार है। बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें औषधीय वनस्पतियों के बारे में व्यापक ज्ञान है। इन वनस्पतियों के संरक्षण के लिए उनके द्वारा बहुत सारे संरक्षण के कार्य भी किए जाते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप्स का भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें उनका आस्था भी शामिल है ऐसे। अतः जनजातियों के अपने पारंपरिक रीति रिवाजों में के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन, संरक्षण, रक्षण में अग्रणी भूमिका आदिवासियों ने निभाई है। उनके इस ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करते हुए और आगे बढ़ाते हुए हमें उनके विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए और इसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें मानना चाहिए, ताकि उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी संरक्षण और प्रोटेक्शन हो सके और साथ में उनका विकास भी हो सके और देश के विकास में भी वो अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। दूसरा, भारत में जनजातीय समुदायों ने अपनी उत्कृष्ट कला और शिल्प कला के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। यह सब हम जानते हैं कि वो बहुत सारी कलाओं में, शिल्प कलाओं में बहुत ही परिपूर्ण है। अगर हम जनजातीय विकास और विस्तार की बात करें तो इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल्स को और बढ़ाकर कौशल विकास के माध्यम से उनकी आर्थिक निर्भरता की ओर हम प्रयास कर सकते हैं। इस दिशा में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, हम ये जानते हैं, और लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको ज्योग्राफिकल लोकेशंस, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में और प्रयास होने चाहिए। तीसरा, आदिवासी विकास और विस्तार की अगर हम बात करें तो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक तरक्की में ज्ञान की अहम भूमिका होती है। जनजातियों को शिक्षा के महत्व के प्रति और जागरूक करने की आवश्यकता है। जनजाति केंद्रित शिक्षा व्यवस्था एक कारगर पहल होगी जिसमें रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, जनजातीय लोकाचार, भाषा आदि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। चौथा है जागरूकता। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जनजातीय समुदाय के मध्य बड़े पैमाने पर जागरूकता, चाहे वह उनके अधिकारों के प्रति हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी हो या सरकारी योजनाओं संबंधित हो, की आवश्यकता है ताकि उन्हें उनके विकास क्षमता का एहसास हो और वो आगे बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच एवं जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो इस दिशा में जो ये मुद्दे हैं, इनमें इस पे फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जनजातीय समुदाय के विचार, उनकी पहचान, संस्कृति, सामूहिक मानवाधिकार और प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें जनजातीय विकास और विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना है। पूर्व में भी बहुत सारी ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अप्रोचेस हमने देखी हैं। बहुत सारे जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी जनजातीय विकास पर बहुत जोर दिया गया और बहुत सारी नीतिगत ढांचों के तहत उनका विकास के लिए कार्य किए गए। आज जो स्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में ये जो मुद्दे हैं, जागरूकता, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको प्रिजर्व करते हुए कैसे हम उनका विकास करें और उनकी जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको टैप करते हुए हम कैसे हम देश के विकास में और उनके खुद के विकास में हम आगे प्रयास कर सकते हैं, इस पे हमें जोर देना है। मैं लास्ट में शोध इस विषय पे बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे भी बात करना चाहूंगी कि जनजातीय समुदाय पर ज्यादा से ज्यादा शोध होने चाहिए। ट्राइबल स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स ओपन है। कुछ रेलेवेंट जो इश्यूज हैं जिसपे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, जो शोध के विषय हैं, वो इस प्रकार है, जिसपे हम आगे चलकर डॉक्यूमेंटेशन और शोध कर सकते हैं। Contemporary issues relevant to tribal communities in terms of their overall development and well-being in present as well as future progression. बहुत सारी जो उनके लोक ट्रेडिशंस हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, डिफरेंट ट्राइब्स का जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव और उनके डाइवर्सिटी को देखते हुए उनकी इंडिजिनस नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल प्रैक्टिसेस, culture, language, economy, commodities, relationship with nature, change which is happening in their life, उसको हम document कर सकते हैं। Documentations of efforts of various unsung tribal leaders in India for struggle of freedom और for tribal rights, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं शोध करने के, जिससे हमें आगे के लिए भी दिशा मिलेगी कि अगर हम आदिवासी विकास और विस्तार की बात कर रहे हैं तो आगे की हमारी दिशा कैसी तय होनी चाहिए। तो यही बात करके मैं अपनी चर्चा को विराम करती हूँ। आगे हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे इस विस्तार से इसको और आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मैम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सीमा अलावा मैडम को साहित्य आमंत्रित करना चाहूंगा उनके वक्तव्य के लिए। आदरणीय सीमा मैडम। नमस्कार मैम, आपकी इजाजत से शुरू करूं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी
कि हमारी जो राष्ट्रीय जो अपनी जनजातीय नीति है कि अपने पास कितनी जनजातियां अपने पास है ना रजिस्टर्ड हैं, तो अगर मोटा मोटा देखें तो 2006 में जब हमारी गणना हुई थी तो 698 के आसपास जनजातियां रजिस्टर्ड हुई थी। डाइवर्सिटी की बात करूं तो बहुधा है, 3-4 जनजातियां आपकी जो मेन आती हैं, लेकिन अगर जैसे 2011 में जब हमने है ना काउंटिंग की तो 705 के आसपास रजिस्टर्ड हुई। लेकिन जब अपन संविधान के अनुच्छेद में बात करें कितनी जनजातियां हैं तो हम उसमें है ना 730 के फिगर पे है। मतलब अगर आप एक अंदाज लगाएं तो मोटा मोटा 730 टाइप की जनजातियां हमारे देश में हैं। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हम अगर बात करें तो आपकी जो जनजाति है ना, कितने लोग हैं, तो हमारी पूरी टोटल जनसंख्या का हम 10% के आसपास मानते हैं। 2011 का आपको मैं हिसाब बता रही हूँ, ये 8.6 था, जिसमें हम लोग 10 करोड़ के आसपास थे। अब चूंकि अब 2023 हो गया है, 2021 में जो गणना होनी थी वो अपनी हुई नहीं है, लेकिन अगर आज की स्थिति में हम बात करूं तो 15 करोड़ के आसपास हम लोग 10 से 15% के आसपास हम लोग हो गए। तो इतना जब जनजातीय लोग हैं तो इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करना, इनके विकास के बारे में बात करना, तो जो हमारी जो शुरुआत होती है हम जल जंगल जमीन से चालू करते हैं। हमारा एट्रोसिटी का जो क्राइम है, मतलब मैं 3 साल में डीएसपी एजेके भी रही और मैं एसपी एजेके भी रही, तो 3-3.5 साल मैंने एट्रोसिटी के क्राइम पे काम किया है। तो आज भी एक छोटी सी चीज के ऊपर कि उन्होंने किसी के यहाँ पानी भर लिया है, ठीक है, तो को किसी के उनके जानवर किसी के खेत में चले गए, उन चीजों को लेके भी अपराध हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीज जो हमें ना सोच भी नहीं सकते, लेकिन मर्डर जैसे अपराध हो रहे हैं। ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर में बात करें, इनके ट्राइबल्स की बात करें तो वहाँ डायन प्रथा आज भी चलती है। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनके ऊपर क्राइम हो गए। तो हम आज 23वीं सदी में जब हमारा चंद्रयान-2 हमारा जब दक्षिण ध्रुव पे पहुंच गया, जब हम उसकी बात करते हैं, लेकिन जब ट्राइबल्स की बात करते हैं तो हम एकदम बिल्कुल हाशिए पे अपने आप को पाते हैं। चाहे अपराध की बात कर रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, और चलो मध्य प्रदेश तो ठीक है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स की बात करें या हम झारखंड के ट्राइबल्स की बात करें तो वो नक्सलवाद और अलगाववाद से ही अलग नहीं हो पा रहे। तो ट्राइबल की समस्याओं पे बात करें तो इतनी वास्ट है, तो मैं बोल रही हूँ कि आप इतनी लंबी बात करने पे अपेक्षा में छोटा सा मैं आपको है ना एक विजन रखना चाहती हूँ मैं अपना, कि हम उनको मुख्य धारा में हम कैसे ला पाए ना। क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये 10-15 मिनट को मैं बोल रही हूँ ना, 15 घंटे भी बात करें तो इन चीजों का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन बस मैं आपको इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहती हूँ कि किन किन चीजों को है ना ये लोग फेस कर रहे हैं। अगर हम है ना स्वास्थ्य की बात करें तो आप जैसे देखते होंगे सिकल सेल का प्रॉब्लम होता है, जो आपका झाबुआ अलीराजपुर ट्राइबल बेल्ट में होता है। ठीक है, ये सिकल सेल का प्रॉब्लम वही होता है जहाँ ये पत्थरों का थोड़ा बहुत काम करते हैं। एक बात इनको पता ही नहीं होता है कि इनके में सिकल सेल का प्रॉब्लम होता है, फिर वो जेनेटिक बढ़ने लगता है। आप जब शहर में जब हम लोग रहते हैं, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो डेंगू हो सकता है, टाइफाइड आपने सुना होगा, मलेरिया सुना होगा, किसी को कैंसर हो गया है ना, लेकिन अपना सिकल सेल की समस्या कहीं सुनी नहीं होगी, जो कि ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा है ना। एनीमिक लोग आपको जो ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा है ना मिलेंगे। इस वजह से क्या होता है, इनके यहाँ जो डिलीवरी के दौरान जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो भी सबसे ज्यादा हो जाती है, महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। इवन इनके बच्चे भी है ना अंडरवेट पैदा होते हैं, इस कारण में बच्चों की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुतायत में होती है, क्योंकि उनको है ना किसी प्रिकॉशन के बारे में पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता है कि हम है ना हमारा प्रेगनेंसी को हम किस लेवल पे रोक पाते हैं। तो समस्याएं भी हैं और उनके साथ उनके से रिलेटेड जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आप ट्राइबल एरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जनरली जंगल में रहते हैं। ठीक है, जंगल में रहते हैं, इनके टीले बने होते हैं, पर्टिकुलर गांव में इनकी बस्ती नहीं है, इनके 2-4 घर किसी एक टीले पे होंगे। तो एम्बुलेंस और आपकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेसिक सरकार को पहुंचानी चाहिए और जो उन तक पहुंचनी चाहिए, इवन वो तक उन लोगों के पास होती नहीं है। वो जब उनके पास नहीं होती है तो ये जो बाकी स्वास्थ्य समस्या है ना, ये सब चीजें उनकी महिलाओं में भी आती है, पुरुषों में भी आती है। जंगल में रहने के कारण बहुत सारे उनको बेनिफिट जरूर है, बहुत सारी चीजों से है ना बच जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं पहुंचने से
ये दूसरी समस्याएं बहुत हो रही है। सिकल सेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी है ना गवर्नर हाउस से एक योजना चली थी, उन्होंने इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया है, तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके इन्होंने थोड़े से प्रयास तेज जरूर किए थे सरकार ने, लेकिन अभी उसमें 100% सफलता नहीं मिली। लेकिन एक ये मोटा कारण है कि है ना ट्राइबल्स पे ये देखा जाना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं अपन शिक्षा की और गरीबी की। तो क्योंकि ये लोग गांव और जंगल में रहते हैं, तो इनके पास रोजगार के उतना साधन नहीं होते। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इनके पास आमदनी का साधन होता है, इनकी है ना जमीन, और इनके पास इनका जो जंगल की जो चीजें होती है ना, उसके कारण ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये गरीबी से थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर ले पाए, जबकि इनके हाथों में चीजें बहुत रही। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि आपका बैतूल में आपका एक चिचोली करके जगह है, तो चिचोली में एक हाट लगता है, वहां पे मतलब 4-5 साल पहले की स्थिति तो मैं बता रही, जब मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, वहाँ चिरौंजी के बदले में वहाँ के व्यापारी ट्राइबल्स लोगों को नमक दिया करते थे कि चिरौंजी आधा किलो, आपने चिरौंजी दी तो आपको आधा किलो के बदले 1 किलो आपको नमक दे दिया, है ना। और वो लोग इतने मासूम होते हैं और इतने नासमझ होते हैं कि उनको चिरौंजी के बदले नमक लेके वो अपना काम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। क्योंकि शिक्षा का अभाव है, इस कारण वो बार्गेनिंग वाली समस्या। इवन आप झाबुआ लिराजपुर में आज भी चले जाओगे तो वहां आज भी अगर किसी को आपने 500 का नोट दे दिया हाट में, तो 500 के बदले अगर उसने ईमानदारी से आप ही ने उसके पैसे ले लिए तो ठीक है, वरना आपको ज्यादा भी दे देगा। तो इस लेवल की अशिक्षा वहां पर है। आज भी वहाँ तोल सिस्टम नहीं है, आज भी वहाँ बाटा सिस्टम लगता है कि एक 10-10, 20-20 रुपए का ढेर लग जाएगा, आप उसमें से जाके आप सब्जी परचेज कर लो। तो इस लेवल पे अभी अशिक्षा है वहाँ पे, ना उनको अपने अधिकारों का ज्ञान है, ना अपने को छात्रवृत्ति जो सुविधाएं दे रखी है, ना उनको इस चीज का ज्ञान है, ना उनको इस चीज का ज्ञान है कि वो अच्छे से अपना कोई व्यवसाय कर ले अगर उनके पास कोई चीज है तो भी। तो इस चीज पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फोकस किए जाने की आवश्यकता है। तीसरी एक चीज मैं बोलती हूँ जिसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो गांव से अपने टीले से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। काफी संतुष्ट लोग होते हैं जो जिनमें जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो एक उसको भी मैं थोड़ा सा है ना आपका कारण बताऊंगी। तीसरा, जिन लोगों के पास में जमीनें हैं, जो लोग थोड़ी बहुत खेती वेती करते हैं, तो जो ट्राइबल एरिया में जो चलता है कि इनके पास अगर किसी शादी के लिए या किसी भी कारण से अगर इन्होंने किसी से ब्याज पे पैसा लिया तो सबसे पहले जो है उनकी जमीन रखाई जाती है गिरवी। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का दर चालू होता है और वो अपना ब्याज कभी दे ही नहीं पाते हैं और उनकी जमीन पे किसी और का कब्जा हो जाता है। अभी तो चूंकि सरकार ने एक नियम लगाया हुआ है कि ना किसी भी ट्राइबल की भूमि हस्तांतरित नहीं होती, ठीक है। किसी के दूसरे के नाम कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप देखोगे कि मैक्सिमम जमीनों पे ट्राइबल्स की जमीनों पे कब्जा सवर्ण वर्ग के लोगों का है। भली जमीन कागज पे उनके नाम नहीं है लेकिन कब्जा उन लोगों का है और वो अपनी ही जमीन पे नौकर या हाली मजदूर बन के काम करते हैं। जब ये एट्रोसिटी के आप क्राइम में कभी डेटा देखोगे तो ऐसे अपराध आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऋण के बदले में जमीन और वो आपका ऋण का जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले चक्रव्यूह, इसमें जब ये लोग फंस जाते हैं तो उसे एक तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जमीन पे अतिक्रमण भी एक अपराध का ये हिस्सा है कि उनकी जमीन खुद की है लेकिन चूंकि पैसा दे नहीं पाए सामने वाले का कब्जा हो गया और धीरे 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 वो जमीन उनके हाथ से चली जाती है। एक नया ट्रेंड और अभी आया है ट्राइबल्स की जमीन को हथियाने का। उसमें ये होता है कि कोई भी सवर्ण समाज का या दूसरे समाज का व्यक्ति ट्राइबल्स महिला से शादी सिर्फ इसीलिए करता है कि ताकि वो उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले सके। और जनरली ये चीज समझ ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा है ना थोड़े से लालच में कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरी कम्युनिटी में लड़की की शादी हो जाती है। जब उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाती है तब उस महिला को छोड़ दिया जाता है। इस टाइप के क्राइम और ट्रेंड अभी है ना बढ़ने लगे हैं, है ना। ये तब समझ में आया जब हम फैमिली काउंसलिंग में हम बैठे, तब हमको समझ में आया कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, है ना। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा विचित्र टाइप का ट्रेंड आया है, लेकिन ये आजकल ये सब चीजें क्राइम होने लगी है कि 5, 10, 15 साल तक तो है ना ठीक हुआ, लेकिन जब जमीन और सब चीज अपने हाथ से निकल गई तब उस महिला को छोड़ दिया गया, है ना। और वो इतनी बोलते हैं ना सुनियोजित ढंग से काम होता है कि उसमें आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप कैसे है ना ट्रैफिक हो गए हो या कैसे उसका शिकार हो गए हो। तो ये एक नया टाइप आया है ट्रैफिकिंग का, जिसको थोड़ा सा समझने की बहुत आवश्यकता है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, चिकित्सा की बात कर चुके हैं, शिक्षा की बात कर चुके हैं, एक सामाजिक बुराइयों की जो हम बात कर चुके हैं, इन्हीं के समाज में बोल रहे हैं जैसे कि डायन प्रथा वाला है,
लैंगिक समानता की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं करूंगी कि ट्राइबल्स में मेल हो या फीमेल हो, लैंगिक समानता वाला कोई इशू है नहीं, क्योंकि उसके में लड़की हो तब भी उतनी बात अच्छी है और लड़का हो तो भी उतनी अच्छी बात होती है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में है कि लड़का ही किसी को चाहिए होता है क्योंकि प्रॉपर्टी का वारिस हो जाता है, लेकिन ट्राइबल समाज में लड़के और लड़की के होने के ऊपर कोई है ना इस टाइप का भेदभाव नहीं है, तो वहाँ ये वाला इशू नहीं है। इसीलिए वहाँ लड़कियां भी हो जाती है, लड़के भी हो जाते हैं, तो लैंगिक समानता वाला वहाँ कोई ऐसा इशू है नहीं। और ट्राइबल्स में मतलब जो जमीन है वो सिर्फ लड़के के पास जाती है, और लड़की की अगर होती है तो जब उसकी शादी होती है तो उसके बदले में पैसा लिया जाता है लड़के वालों से। तो उनके यहाँ लड़की होने पर भी उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि उसके लड़की की शादी में कहीं जाने पर उनके घर में पैसा आ जाता है उसके एवज के बदले। तो ये वाला ट्रेंड अभी लैंगिक असमानता का वहां नहीं आया है। तीसरी संस्कृति वाली जो बात कर रहे हैं, धीरे धीरे चूंकि है ना समाज में और समरसता आ गई है ना, जो शहर के जो डीजे हैं गांव तक पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा उनका ट्रेडिशन जो है थोड़ा खत्म होने लगा है। दहेज की प्रथा चालू हो चुकी है। पहले वहाँ 2-3 चीजों में पंगत में खाना वाना हो जाया करता था शादी में, वो अब बंद हो गया। शादी में खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता था, वो अब होने लगा है। जो आप डीजे वीजे जो बनता है जिसमें 25-50 हजार तक के है ना डीजे तक गाँव में जाने लगे हैं। तो जो आधुनिकता के चक्कर में वो जो अपना पैसों का जो दुरुपयोग हो गया उनका, वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो जो उनका एक कल्चर होता था कि किसी के गांव में कुछ शादी हुई है तो पूरे गांव को खिला दे रहे हैं, बहुत कम में उनके यहाँ शादी हो जाया करती थी, तो वो थोड़ा सा खत्म हो रहा है, एक चीज। दूसरा जो इनका ये था कि किसी दूसरे गोत्र में भी शादी नहीं करते थे, मतलब ट्राइबल्स में ही शादी होती है, लेकिन वो किसी दूसरे गोत्र में नहीं जाते थे, जिससे जो जेनेटिक प्रॉब्लम थी वो है ना नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब चूंकि सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं, ट्राइबल्स सिर्फ ट्राइबल से नहीं बचे, जिस गांव में ट्राइबल्स हैं वहाँ दूसरे समाज के भी लोग हैं, तो शादियां होने से थोड़ी सी जेनेटिक इशू जो थोड़ा सा आने लगे हैं स्वास्थ्य में, वो थोड़े से इशू हो गए। तो ये संस्कृति वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा सा खत्म हो गया। ट्राइबल संस्कृति लगभग खत्म होने को है, क्योंकि आपका शादी का कोई कल्चर बोलो, दहेज प्रथा हाँ उनमें तक भी आ गई है। तो ये छोटे छोटे से इशू चूंकि शहर से जुड़ा होने के कारण बच्चे पढ़ने लिखने के लिए शहर आने लगे हैं, तो अपने साथ बाकी अच्छी चीजें तो ले जा रहे हैं, नेगेटिव चीजें भी ले जा रहे हैं। शराब का पहले इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, वो सिर्फ महुआ पिया करते थे, जो उनके यहाँ के गोताड़े पिया करते थे। लेकिन आज किंगफिशर जैसे ब्रांड भी हर गांव में चलने लगे हैं। पहले सिर्फ भट्टी की शराब बनने का उनको प्रोविजन था कि आप है ना 5 लीटर आप अपने है ना उपभोग के लिए आप बना सकते हो, लेकिन अब सिर्फ वो बना नहीं रहे हैं, उसको सेल करने का काम कर रहे हैं। तो उस जब आपके पास अगर पैसा होने लगा है, आप है ना शराब की कालाबाजारी करने लगे हो, तो उससे नेगेटिविटी भी आती है। जब अत्यधिक ज्यादा मात्रा में कोई है ना शराब पीने लगता है तो फिर है ना घर में मारपीट भी होती है, हिंसा भी होती है। तो सिर्फ एक जो लिमिट में जो रखा था उसको जब जरा ज्यादा बढ़ा दिया, तो जब शराब आई तो उसके साथ है ना जुआ भी आएगा, सट्टा भी आएगा, उसके साथ महिलाओं के प्रति जो अपराध होने लगे हैं वो भी बढ़ने लगे। तो ये सब चीजें है ना थोड़ी सी होने लगी। संचार और यातायात के साधनों की अगर बात करें तो हम चूंकि हम गांव में रहते हैं, एकदम जंगल में रहते हैं, तो उनके पास थोड़ा यातायात के साधनों की कमी होती है, संचार के साधनों की कमी होती है। गांव में ना टेलीफोन की व्यवस्था होती है आजकल, हालांकि मोबाइल तो सब जगह आ गए हैं और कनेक्शन भी सब जगह हैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका बिजनेस और आपका इन चीजों को लेके थोड़ा ड्रॉबैक अभी है ट्राइबल्स एरिया में। खासतौर पर हम जब है ना डीप में कहीं अंदर जाएं, जैसे बालाघाट चले जाएं, डिंडोरी चले जाएं, अनूपपुर चले जाएं, वहाँ आप जब गांव में अंदर जाओगे तो आपको ना शॉप से दिखेगी। जब शॉप से दिखेगी नहीं तो कोई व्यवसाय होगा नहीं। टोटल वो सिर्फ खेती पर डिपेंड है। तो उनकी जो चीज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कहीं बाहर भी आ नहीं पाता। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये बेगा समाज के लोग पीतल का काम करते हैं, ठीक है, वो उनके यहाँ काम भी करते हैं, बनाते भी वो खुद हैं। हम किसी मृगननी के शोरूम में जाएं तो इतनी भारी कीमत उसकी दे के आते हैं उस आइटम की, जो तो 10-15 हजार के पीस होते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि ये 10-15 हजार की चीज अगर किसी ट्रैवल्स के हाथ में जा रही होगी जो बना रहे होंगे, तो वो बिल्कुल हमारा सोचना गलत है। इसलिए सोचना गलत है कि उनके हाथ में वो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो मीडिएटर बीच में है, जो बिचौलिए इतने हैं, वो पूरा सामान खरीद के वो सप्लाई करते हैं, तो उनके हाथ में बहुत कम नॉमिनल चीज मिल पाती है। जैसे मैं बताऊं,
एक है ना, एक पार्टी होती है, पार्टी आपने देखी होगी, एक है ना बांस की बहुत बड़ी ऐसी बास्केट होती है, जनरली शादी ब्याह में वो लोग ट्रेवल्स लोगों के यहाँ शादी में वही चलती है, उसमें वो दुल्हन का सामान रख के ले जाते हैं, उसको पार्टी बोलते हैं। अलीराजपुर में बनती है, अलीराजपुर में बहुत अच्छे से है ना उसको सजा के डेकोरेशन करके चलते हैं, क्योंकि वो कलकत्ता में भी है ना उस टाइप की पार्टी चलती है, पर उसको कुछ बोलते कुछ और है। तो अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि हमको वो किसी को चाहिए थी, तो हमने पूछा कि कहाँ है, तो उस पार्टी की कीमत जो गांव में जो मिलती है वो है ना 5,000 रुपए में बना के बेच देता है, लेकिन वही पार्टी की कीमत जब हम कलकत्ता पहुंचते हैं तो 20 से 25,000 रुपए में वो पार्टी मिलती है। अब ये 20 का 10 या 15,000 का जो मार्जिन है बीच के बिचौलिए ले जाते हैं, गाँव में जो व्यक्ति जो बना रहा है उस तक नहीं पहुंचता है। तो मेरे को लगता है ये ऐसे इशू पे काम करना पड़ेगा जो कि ट्राइबल के एक अधिकार की चीज है, जो उनके हाथ की चीज है। अब जैसे मैं जो पिथौरा पेंटिंग बनाती हूँ, पिथौरा पेंटिंग जनरली ट्राइबल्स बनाते हैं, उनके हाथ की चीज है वो, है ना, वो 500 से 600 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनती है, लेकिन उनको कभी उसकी आज तक सही कीमत मिल ही नहीं पाती। इवन जो लोग बनाते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं अभी अलीराजपुर में, लगभग उन्होंने बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनको उतनी कीमत नहीं मिल पाती, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है। तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा या हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम वाजिब कीमत उन तक दे पाए। वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो आर्टिस्ट हैं, वो बना सकते हैं, है ना, जो बेगा समाज के लोग वो अपनी चीज बना के दे सकते हैं, ताड़ी बनाने वाला ताड़ी बना के दे सकता है आप, लेकिन वो उसको मार्केट में आके कहीं सेल नहीं कर सकता। तो ऐसे किसी न किसी प्लेटफॉर्म या किसी योजना की आवश्यकता है कि जो कि आप इनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा सशक्त हम बना पाए। तो हमको इस बारे में हमको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इवन थोड़ा सा शिक्षा का भी मैं बोलूं, इतनी बेसिक शिक्षा सबके पास होनी चाहिए कि उन लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना पाए। अब आपने देखा होगा एक मनरेगा योजना चलती थी जिसमें ना इनको कुछ काम दिया जाता था, उसके बदले उनको पैसे दिए जाते थे। जो सचिव होता था और जो लोग काम कराते थे वो पूरे रोस्टर पे इनके साइन करा लेते थे महीने भर के एक साथ, है ना। पता चला वो 30 दिन की मजदूरी निकाल रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से में है ना सिर्फ 5 या 10 दिन की मजदूरी जाती है, और वो लोग भी चलो ठीक है हमने पता नहीं इतने दिन ही काम किया होगा। तो बेसिक हमको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम जहाँ साइन कर रहे हैं हमको कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना पैसा हमको मिल रहा है। इतनी समझ हमको हर गांव में विकसित करनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं बोलती कि गांव में अपन सबको अपन हाईटेक कर पाएंगे, लेकिन अपन इतनी बेसिक समझ या इतनी प्राइमरी समझ अगर हम सब लोगों को दे दें तो लोग उनका कोई मिसयूज नहीं कर सके, तो मेरे को लगता है यही हमारी सबसे बड़ी है ना सफलता होगी। सामाजिक स्तर पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक बुराइयां, महिलाओं की स्थिति, इस पे थोड़ा सा काम करने की रिक्वायरमेंट है। महिलाओं को आज भी ट्राइबल समाज में 2 दर्जे का ही माना जाता है। शिक्षा की प्राथमिकता होगी सिर्फ लड़का या वही होगी, प्रॉपर नहीं, हिस्सा भी लड़के का ही होगा। नो डाउट लैंगिक असमानता नहीं है वहाँ, लेकिन महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर थोड़ा महिलाओं पे काम किया जाए तो नो डाउट वो अपने परिवार को, अपने समाज को इन बुराइयों से और इन चीजों से निकाल पाएगी। तो थोड़ा सा ट्राइबल महिलाओं के ऊपर काम किया जाए। और यहाँ थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगी कि जो आपके सामाजिक जनजाति नायक है उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे जनजाति नायक हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो। यदि वो समाज में अगर कोई जनजाति नायक है जो कि, और ट्राइबल ही होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्राइबल्स पे बहुत भरोसा करता है ना, भरोसा भी करता है, उसको अपना लीडर मानता भी है। जैसे बिरसा मुंडा हुआ या जैसे टंटिया नायक हुए, ये है ना भगवान थे। आज भी टंटिया मामा को भगवान की तरह माना जाता है। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताऊं, ये हमारे यहाँ एक बंधाना में, वो वहीं के गांव के छोटा एक गांव के रहने वाले थे। वहां पर उनके टंटिया मामा की बहुत बड़ी मूर्ति थी, तो वहाँ सीएम साहब का और इन सबका वीआईपी लोगों का कार्यक्रम हुआ आने का। सब आए, सब हार फूल माला सब चढ़ा के है ना चले गए, सब प्रणाम करके चले गए। लेकिन उनके आने के चक्कर में, वीआईपी कल्चर के चक्कर में, हमने उस दिन टंटिया जयंती वाले दिन पूरे गांव को हमने आने से वहां रोक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको वीआईपी को आना था। ठीक है, जब इसके बाद है ना, अब चूंकि हमारी ड्यूटी थी, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब हमने सबको वहां से रवाना कर दिया, उसके बाद जब है ना हम कुछ टाइम के लिए वहां रुके और जब गाँव की पब्लिक आने लगी, तो गांव की पब्लिक जितनी भी आई सबने उनको हल्दी कुंकू चढ़ाया, चावल चढ़ाया
और सबने अपने, किसी ने 1 रुपया चढ़ाया उनके पाँव में, किसी ने 2 रुपया चढ़ाया, सब उनको भगवान की तरह वहां पैसे चढ़ा के गए। वो देख के मैं आज भी अभिभूत हूँ उस चीज को देख के कि इतने वीआईपी जितने आए सिर्फ नमस्कार करके फूल चढ़ा के चले गए, लेकिन असली रिस्पेक्ट उन गाँव वालों के लिए थी, टंटे मामा की, जिनको हमने उनको उस दिन आने ही नहीं दिया उनकी जयंती वाले दिन। तो लगा भी सही कि हम लोगों से ये चीजें गलती हुई है, लेकिन ये जब आप देखते हो, जब इनके बीच में रहते हो, तब आपको चीजें समझ में आती है। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो जनजातीय नायक होते हैं जो उन्हीं के समाज के बीच से हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, अगर वो पॉलिटिकल अगर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उनको जरूरी है कि वो उनके लिए काम करें। ठीक है, सामाजिक स्तर पे कोई लीडर है तो उनको भी जरूरी है कि उनकी समझ वो उनमें विकसित करें। और जो मैं बोल रही हूँ ना, जो हमारे जैसे अधिकारी हैं जो कि ट्राइबल ही हैं, है ना, और वो उन्हीं का ट्राइबल एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं जैसे मैं एट्रोसिटी में काम किया, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि इनके लिए कर पाऊँ, क्या बेहतर कर पाऊँ। क्राइम के हिसाब से मेरी लिमिटेशन उतनी थी, मैंने उतना काम किया, लेकिन एक काम मैंने किया, जब देवास में मैं थी तो एटलीस्ट मैंने सभी लोगों के वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शिविर लगवाया। क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट तब बनता है जब आपको या तो पढ़ना होता है, ठीक है, या कोई क्राइम हो जाता है तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन में मैंडेटरी होता है, लेकिन उसके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब कलेक्टर साहब से बात की और जब कोशिश की, तो एक हमने कैंप लगा के, है ना, सब लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, ताकि किसी भी योजना का, किसी भी सरकारी चीज का वो फायदा ले पाए। उनमें इतनी समझ ही नहीं थी। तो ये इस लेवल से अगर हमारे जैसे लोग अगर आए, और मैं बोल रही हूँ समाज में जो भी लोग उनके लिए काम करना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी सी भी कोशिश करेंगे, तो लगता है कि हमको, है ना, थोड़ा कुछ उनके लिए कर पाएंगे। हालांकि अभी भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ एक परसेंटेज, है ना, हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मैं, है ना, उम्मीद करती हूँ। बाकी सब धीरे धीरे काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि आज हम इस विषय पे बात करने लगे हैं, उनके बारे में सोचने लगे हैं। जब हम सोचने लगे हैं, बात करने लगे हैं, जैसे ना आशा मैम ने भी कहा, जया मैम ने भी कहा कि हमको इस तरफ रिसर्च के माध्यम से भी जाना चाहिए। जब इस टाइप की बातें होंगी, इस टाइप का काम होगा, तो 100% मैं बोलती हूँ कि इनके विकास को कोई नहीं रोक पाएगा और हम इनको मुख्य धारा में लेके आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के सबके साथ में हैं। आज इस जयंती में आपको मुझे मौका दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। सबसे ज्यादा थैंक यू आशा मैम को कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच लव, आपने ये मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, और कोई क्वेरी हो तो मैं आपका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हमारे बीच उपस्थित समस्त प्रतिभागियों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो कार्यक्रम के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कृपया अपने सवाल जो है चैट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब मैं अगले वक्तव्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर अनीता दुर्वे मैडम से निवेदन करूंगा कि मुख्य वक्तव्य हेतु हमारे बीच उपस्थित हूं। मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर अनीता दुर्वे मैडम, आपका स्वागत है मैम। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जो आपने कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही गौरवान्वित और आदिवासी समुदाय के लिए एक गौरवान्वित करने वाला विषय है। और इसी के उपरांत में जो आशा पारस पीस फाउंडेशन है, जिन्होंने अभी कॉलेज के साथ MOU किया है, और आगे अपने जो बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, बहुत सारे अपने समाज से जुड़े हुए काम हैं, उनको करने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। उनको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। और जया मैडम की बातें और जो एक हम जो किताबों में पढ़ते हैं या हम जो साहित्यों में पढ़े हैं, देखे हैं, उन सब चीजों को उन्होंने बताने का प्रयास किया। साथ ही सीमा मैडम ने जो बातें बताई उसमें कि जो प्रैक्टिकल बातें किस तरह से हम जनजाति समुदाय में चीजों को देख रहे हैं, और वो है, तो मैं उस चीज को सुन रही थी और समझ रही थी, और वाकई में
क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रही हूँ और देख रही हूँ, और उसमें कई तरह के रिसर्च बच्चों के बीच में कर रही हूँ। तो इस चीज को मैं महसूस करती हूँ, और कई ऐसे रिजल्ट आए हैं जिन चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोगों को बताया है। आज का जो विषय मैडम का संस्था का आज का जो विषय रखा गया है वेबिनार का, कि जनजातियों का विकास और विस्तार, तो बात आती है विकास की। हम विकास किस प्रकार का चाहते हैं? जनजाति समाज हमेशा से ही ये अ, अपने वनी क्षेत्रों में रहा है। हमेशा से उसकी बात ये उठती रही है कि अस्तित्व, अस्मिता और विकास। अस्तित्व, अस्मिता, विकास, मतलब हम अपनी पहचान बना के भी रखें और उसके साथ साथ हम उसका विकास भी करें। तो हम अस्तित्व और विकास की जब हम बात करते हैं, तो अगर भारतीय संदर्भ में हम जनजाति समाज को देखते हैं, तो जो भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियां हैं हमारी, वो हमारी भारतीय संस्कृति के एक धरोहर के रूप में है। आधुनिक समय में जो चीजें आ गई हैं, वो एक उपभोक्तावाद के रूप में आई हैं। तो ये उपभोक्तावाद जो चीजें हैं, वो मानवीय विकास क्रम में या मानवीय विकास चक्र में निरंतर चल ही रहा है, जो प्रत्येक समाज के लिए एक आवश्यकता है। प्रत्येक समुदाय की जो मुख्य आवश्यकता है, हम विकास किसकी बात करते हैं? विकास उस चीज की जो मनुष्य की मूलभूत मूल आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता हो, मूल आवश्यकता को पूर्ति करता हो, जिसमें हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान उन जनजाति समुदाय के लिए, उन समुदाय के लिए या किसी भी समुदाय के लिए अति आवश्यक है। अगर वो आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद हम आगे की विकास की बात सोचते हैं। तो हमेशा से ही ये होता रहा है कि समय समय पर जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार है, वो इन समुदाय के लिए, जो वंचित समुदाय है उनके लिए योजनाएं बनाती रही हैं, उन योजनाओं का निर्माण करती रही हैं, क्रियान्वयन होते रहा है। अब क्रियान्वयन किस स्तर तक हुआ है, क्या हुआ है, अभी जैसे सीमा अलावा मैडम ने बताया है कि क्रियान्वयन हुआ है, कहाँ तक हुआ, किस स्तर तक हुआ है, उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन करने के लिए हम जो विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और ऐसे शोध संस्थान हैं, जिनके आधार पर हम शोधार्थियों के द्वारा शोधार्थियों के माध्यम से इन योजनाओं का कि कितना क्रियान्वयन हुआ है, उनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि कितने जनजाति समुदाय है जो विकास से जुड़े हैं, विकास उनका हुआ है, किस स्तर तक हुआ है। तो विकास के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, है जिसमें हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं, शैक्षणिक स्तर पर देखते हैं, आर्थिक स्तर पर देखते हैं और राजनीतिक स्तर पर देखते हैं। तो सामाजिक स्तर पर उनको किस प्रकार से उनकी संस्कृति की रक्षा करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए और उनको वो सम्मान प्राप्त है जिसके आधार पर उनको एक सामाजिक स्तर पर एक सम्मान मिला हुआ है। शैक्षणिक स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से विस्तार हुआ है, और वो तो शैक्षणिक स्तर पर संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार देखते हैं, आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाने के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, आरक्षण का प्रावधान है, पद में आरक्षण का प्रावधान है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको सुविधाएं हैं, फेलोशिप है, छात्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से जनजाति समुदाय शैक्षणिक स्तर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, आगे उनका विकास हो रहा है। हम पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ है। शिक्षा का विस्तार एक गति पकड़ रही है, धीमी गति है पर गति पकड़ रही है। तो शैक्षणिक आधार पर भी उनका हम विकास देखते हैं। संवैधानिक रूप से उनको काफी कुछ अधिकार मिले हुए इनको, कि उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो संरक्षित रहे, उनका शोषण ना हो,
और जो अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है कि उनके जो शिक्षा का प्रावधान है वो उनको मिले। और अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में जनजाति समुदाय का विकास देखते हैं तो प्रमुखता से जो सरकार है इस पे काफी जोर दे रही है कि हर प्रकार से जो जनजाति समुदाय है उनके विकास के लिए अनेक ऐसे योजनाएं तैयार करें जिससे उनका विकास हो। और सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, अन्य जो वंचित समुदाय है उनका भी हो। अगर हम इसकी किसी भी देश के जो समग्र विकास की बात करते हैं तो संपूर्ण समुदाय के विकास की हम बात करते हैं। भारतीय संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति सदैव विकासशील रही है। इस संस्कृति में जो विकास क्रम है, विविधता, संस्कृति संघर्ष है ना, संपर्क है, परिवर्तन है, परिवर्धन है, और जो आदान प्रदान की जो संस्कृति रही है वो हमेशा से ही भारतीय संदर्भ में रही है। तो जनजातीय संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने की आज आवश्यकता है। जो अगर हम इनकी संस्कृति संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विकास को आगे ले जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जनजाति समाज में आज भी विकास के साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि जनजाति आबादी। अब धीरे धीरे जो जनजाति आबादी है वो कहीं ना कहीं पर संस्कृति ग्रहण कर रही है और अन्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है। अन्य जो उनका जो माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है। जैसे कि इस बारे में पहले पूर्व वक्ता ने भी जिक्र किया है। और जो जनजाति समाज है आज भी उनको जो एक जो समस्या बनी हुई है वो विस्थापन वाली समस्या। सरकार आज भी उनको चाहे वो वनी क्षेत्र के नाम पे कहें, चाहे उद्यान के नाम पे कहें, चाहे वो अन्य योजनाओं के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट कर देती है, कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित कर देती है, और ऐसी जगह पे प्रतिस्थापित करती है जहाँ पे उनके पास अपने आय का कोई साधन नहीं होता है। आर्थिक उनकी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा और क्योंकि मुआवजे के नाम पर, विस्थापन के बाद मुआवजे के नाम पर जो उनको पैसा दिया जाता है वो कहीं अपने दैनिक जीवन शैली में वो उपयोग कर लेते हैं। तो उनकी जो कृषि व्यवस्था है या जो मूल जो कृषि साधन व्यवस्था है, वनी साधन है, उनको वो पीछे छोड़कर आते हैं। उस एवज में उनका मुआवजा उतना नहीं होता है। तो जहाँ पे उनको दिया जाता है वहां पे या तो रेगिस्तान क्षेत्र होता है या पहाड़ी क्षेत्र होता है या फिर सिर्फ उनको मकान बना के विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके आगे की जनरेशन के लिए निरंतरता अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने समुदाय को आगे निरंतर रखने के लिए कहीं ना कहीं वहां पे बिखराव की स्थिति दिखाई देती है। तो ये एक चैलेंजिंग वाली चीज वर्तमान में फेस करने को मिल रही है। वहीं उनके जो जब विस्थापित हो गए तो वन संरक्षण, उनका वन संरक्षित हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वन से जो चीजें उनको वनी संसाधन से जो वो चीज प्राप्त करते थे, तेंदुपत्ता और जड़ी बूटियां, चिरौंजी, बहुत सारी ऐसी वनी संसाधन है जिसके आधार पर उनकी जीविका वो चलाते थे, वो भी एक उनके साथ छूटते जा रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जंगल को कैसे बचाएं, क्योंकि हम जनजाति समुदाय को नहीं बचा पा रहे हैं तो जंगल कैसे बचेगा। जंगल और जनजाति समुदाय कहीं ना कहीं एक उनका एक ये कहना चाहिए कि माँ और बेटे का एक जुड़ाव जैसा रहा है। तो वो चीजें अब धीरे धीरे बिखरते जा रही। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि
हम विकास किस नाम पे कर रहे हैं, उसका विस्तार किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको जनजातीय समुदाय और क्षेत्रीय स्थानीय आधार पर देखने की आवश्यकता है। स्थानीय आधार पर किस चीज के लिए या कौन सी उनकी आवश्यकता है जिनके अनुसार हमको योजना बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर हम उसको ध्यान में रख करके योजनाएं बनाते हैं और विकास की बात करते हैं, तब हम कहीं न कहीं जनजाति समुदाय का विकास सोच सकते हैं या जनजाति समुदाय का विकास हो सकता है। मतलब मेरी दृष्टि में ये है कि अगर कोई भी किसी भी समुदाय, जनजाति समुदाय या अन्य जाति समुदाय की भी हम विकास की बात करते हैं, तो क्या स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वो जो चाहते हैं या उनके उनके पास जो उपलब्ध साधन है, उनके पास जो कौशलता है, उस कौशलता के आधार पर अगर हम चीज़ों को तैयार करते हैं, योजनाओं को तैयार करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, तो एक अच्छा विकास हो सकता है, अच्छा विस्तार हो सकता है। तो हम इस बात से भी मुकर नहीं सकते हैं कि जनजाति समुदाय का विकास नहीं हुआ है। जनजाति के समुदाय का विकास सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कहीं न कहीं परिलक्षित हो रहा है और अब आवश्यकता है कि हम उसपे सूक्ष्म रूप से और विस्तार रूप से उसका अध्ययन करें और कई ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो गुमनामी में हैं, उनके उनकी जो उनके जीवन पर उन्होंने जो काम किया है, उस पर हम अध्ययन करें और उन्होंने जिस प्रकार से अपने समुदाय को बचाने के लिए, समुदाय के अपनी अस्मिता को बचाने के लिए या स्वतंत्रता के समय जिस चीज़ों को उन्होंने देखा है, जिस चीज़ों को उन्होंने महसूस किया है, उसको संघर्ष करके, एकजुटता करके और उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो उनसे हम प्रभावित होकर के, उनसे हम कुछ सीख करके और युवा पीढ़ी इस बात को युवा पीढ़ी को इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब वो इस पे अधिक से अधिक काम करे और अधिक से अधिक उनके जीवनचर्या, उनकी जीवन शैली को लेकर के, उनके जीवन को उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया उसको आधार मान करके और काम करेंगे तो कहीं न कहीं जनजातीय विकास और तीव्र गति से होगा। तो मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, इस बात के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आशा मैडम को और लव चावड़ीकर जी को। धन्यवाद आदरणीय मैम। अब मैं कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर को मुख्य अतिथि वक्तव्य के लिए सहृदय आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर, स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लव चारणीकर जी। सबसे पहले तो मैं आशा पीस फाउंडेशन और वेद फाउंडेशन दोनों को ही बहुत बधाइयाँ और साधुवाद देना चाहता हूँ कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की अकादमिक चर्चा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आपने यह प्रयास किया है और इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर के साथ जो अकादमिक समझौता किया गया है उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर खत्री साहब को भी बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि अकादमिक उत्कृष्टता के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता झलक रही है। इस पूरे कार्य को एक ठोस आधार देने के लिए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए वो विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और अकादमिक क्षेत्र में एक बहुत ही समृद्ध सुविख्यात नाम सम्मानीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर अनीता दुर्वे जी, सुश्री सीमा अलावा जी, डॉक्टर
जया फुकन जी, आपने बहुत गंभीर किस्म से चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे बिंदुओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे डॉक्टर लव चावड़ीकर जी, और जिन्होंने विषय की प्रस्तावना रखी ऐसे डॉक्टर रामशंकर जी। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों से जो विद्वज्जन इसमें सहभागिता कर रहे हैं, उन सभी को प्रति अभिवादन देते हुए इस बात को मैं यहाँ पर प्रारंभ करना चाहता हूँ कि आज जो जनजातीय गौरव दिवस है और जिनके सम्मान में यह गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे महान जननायक शहीद बिरसा मुंडा जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिससे जनजातीय विकास और विस्तार की पूरी रूपरेखा तैयार की जा सकती है, हम ये मान सकते हैं। अपनी धरती अपना राज, ये केवल एक सूत्र नहीं है, ये एक शक्ति भी है जो यह बताती है कि मातृभूमि के प्रति या देश प्रेम के प्रति हमारी भावनाएं क्या हैं और किस तरह से हम आगे आ सकते हैं। जिन्होंने जीवन के 25 वर्ष भी पूर्ण ना किए हों और इतनी छोटी अवस्था में इतना सारा कुछ कर गए कि जहां पर युद्ध कौशल से लेकर के, नेतृत्व कौशल से लेकर के, राष्ट्र प्रेम से लेकर के प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको आज जाना जाता है, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत सराहनीय बात है, सम्माननीय बात है और अंगीकार करने वाली बात है। और इन चीजों को आधार रूप में लेकर के जब जनजातीय विकास और विस्तार की बात की जाती है, तब इस बिंदु पर देखने के लिए कोई विशेष रूप से हमको वर्गीकृत रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके पीछे कारण ये है, कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, कोई वर्ग विशेष हो, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उनके अलग अलग वर्गीकृत स्वरूप के आधार पर ही योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन और अनुपालन के बाद में उनका जो फॉलो अप प्रोग्राम्स होता है वो देखा जाना समीचीन होता है। सभी को एक रूप से देखना संभव नहीं है। और बिल्कुल यही बात जनजातीय समुदाय या समाज के ऊपर भी लागू होती है कि हम इनको मुख्य रूप से 4 भागों में देख सकते हैं। एक जनजातीय समाज हुआ है जो आज भी जंगलों में पूरी तरह से या दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनका आधुनिकता के साथ में उतना गहन रिश्ता नहीं हो पाया है। दूसरे रूप में हम उनको देखते हैं जो विकास की इस धारा में धीरे धीरे बहने लगे हैं, लाभ भी उनको मिल रहा है और वो शैक्षणिक सक्रियता के साथ साथ राजनीतिक सक्रियता के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे रूप में हम उनको देखते हैं जिन्होंने जंगल या मूल स्थान को परिवर्तित करते हुए नगरों में, महानगरों में अपने आप को स्थापित किया है और उससे बहुत प्रगति की राह वो स्वयं देख रहे हैं और दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे रूप में हम उनको ले सकते हैं जो न केवल प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं, विभिन्न पद सोपान के आधार पर अपनी भूमिकाओं को देते हुए दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ये 4 जो वर्गीकृत स्वरूप हैं, इन सबको यदि हम लेते हैं तो शासन की योजनाओं की बात करें या इनके देशज ज्ञान की बात करें, क्योंकि देशज ज्ञान या इंडिजिनियस नॉलेज के मामले में जो जनजातीय समाज समृद्ध है, व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अध्ययनों के बाद मुझे महसूस होता है उस ज्ञान में उतनी समृद्धि किसी और के पास नहीं है, चाहे वह जड़ी बूटियों और चिकित्सा के ज्ञान की बात हो, चाहे वह प्राकृतिक व्यवस्था का ज्ञान हो, चाहे वह आपसी भाईचारे की बात हो, यह शांति प्रतिस्थापित करते हुए सौहार्द के साथ आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों को अधिक से अधिक सहयोग दे सकें, इन सब चीजों की बात की जाए। और इसीलिए
जनजातीय समुदाय जहां एक और विकास और विस्तार के लिए राह देख रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास और विस्तार के लिए राह दे भी रहा है। इस सहजता, इतनी मासूमियत, इतना विश्वास, इतनी प्रगाढ़ता अन्यत्र कम ही देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी बदले हुए परिदृश्य में, और खासकर तब जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग हो, जब स्थानीय संसाधनों की सीमितताएं हों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थापित होने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, तब ऐसा समुदाय कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है, या उतनी तेजी से अपने कदमों को नहीं बढ़ा पाता है। तब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए आवश्यक होता है कि हम ऐसी कार्य योजना को तैयार करें जो सभी तरह के, जो 4 वर्गों में हमने जिनको बांटा हुआ है, इन सभी तरह के जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए समान रूप से प्रगति और विस्तार के अवसर दे सकें, जिसमें कोई अवरोध ना हो। और उसके लिए एक पैराडाइम की मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। उस पैराडाइम को अरपा पैराडाइम के नाम से जाना जाता है। जनजातीय कल्याण के लिए पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 12 से 14 वर्ष तक लगातार जो मैंने कुछ कार्य किए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके बीच जो कुछ देखा गया है और उनसे जो कुछ सीखा गया है, उसको देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम एक ऐसी चीज परियोजना के रूप में लेके आ सकते हैं जो दीर्घगामी परिणाम देता हो, समृद्धकारी परिणाम देता हो, जो शिक्षा से प्रारंभ हो और जागरूकता और सक्रियता तक पहुंचता हो। और इसीलिए इसमें जो 4 लेटर्स हैं, ERPA, ये बड़े विशिष्ट है अक्षर हैं। इनकी कहीं ना कहीं उपयोगिता है। पहले अक्षर यदि हम E की बात करते हैं तो E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो केवल औपचारिक शिक्षा की बात नहीं करता है, ये दोनों स्वरूपों की शिक्षा की बात करता है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। पहले भी जो चर्चाओं में आया है कि आदिवासी या जनजातीय समुदाय प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं और प्रकृति से सब कुछ सीखते हैं। इसलिए प्राकृतिक न्याय व्यवस्था के सबसे सच्चे हकदार और आगे बढ़ाने वाली कोई श्रृंखला है तो वो जनजातीय समाज है। और जैसा कि सीमा अलावा जी ने कहा था कि उनकी मासूमियत की एक तरफ तराजू के पल्ले पर चिरौंजी रखना और दूसरे पल्ले पर नमक रख देना, और इस तरह से वो अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। ये सहजता। लेकिन दूसरी तरफ जय फुकन जी ने या अनिता ध्रुवी जी ने जिन बातों की ओर इंगित किया कि इनके देशज ज्ञान को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, निश्चित रूप से। तो जो एजुकेशन का एक स्टैंड है जहां पर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, उनके सांस्कृतिक ज्ञान की बात करते हैं, उनके परंपरागत ज्ञान की बात करते हैं, वो बहुत समृद्ध है। उसको संरक्षित करने की आज भी बहुत आवश्यकता है। बहुत काम उस पर हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वह सारा काम बहुत छूटा हुआ है, पूरा आसमान पड़ा हुआ है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। यदि हम इनके उस देशज ज्ञान को संग्रहित करने के लिए शोध संस्थान को लगातार काम करने के लिए आगे आने की बात भी करते हैं, तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे उनके ज्ञान को संरक्षित करने के लिए। एक एक पत्ती, एक एक जड़ी बूटी के साथ में जिस तरह से वो चिकित्सा करते हैं, जिस तरह से वो अन्य चीजों को सामने लेके आते हैं। कोविड काल की यदि बात करें तो कोविड काल में यदि देखा जाए तो इनका जो देशज ज्ञान था या प्रकृति के साथ इनका जो झुकाव था, और यही कारण है कि सबसे कम विक्टिमाइजेशन इनका हुआ, ये अछूते रहे उससे। क्यों? क्योंकि स्वच्छता इनके अंदर है, प्रकृति के साथ रहना इनको आता है, स्वच्छ जलवायु के साथ में इन्होंने जीना सीखा है, वही संदेश था। और इसीलिए सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की गई कि हम कैसे प्रकृति की ओर लौट सकते हैं ताकि हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को सुरक्षित रखने का संदेश दे सकते हैं। तो न केवल देशज ज्ञान की बात की जाए, वरन वर्तमान समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उनको नवीन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि केवल एक चीज से हम उनका चहुमुखी विकास नहीं कर सकते हैं। स्थानीय संसाधनों को परखते हुए उनके कौशल को उन्नत करना है। और जनजातीय समुदाय की एक और बड़ी विशेषता है, जब वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो उनके अंदर में जो आत्मगौरव होता है वो बड़ा सम्माननीय होता है।
और इसीलिए इस ज्ञान को, इस कौशल को बढ़ाने, क्योंकि जहां तक अभी हम जिनके सम्मान में ये जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, उन्होंने मात्र 11 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच में जिस तरह का नेतृत्व किया, अंग्रेजों के साथ में झगड़े किए, उनसे अपने देश प्रेम के लिए जिस तरह का उन्होंने निरंतर एक आयोजन चलाया, वो सब किस बात को इंगित करता है? इस बात को इंगित करता है कि इनके अंदर में कौशल प्रबंधन बहुत तगड़ा होता है। बस उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है, और उसके लिए भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह के एजुकेशन की आवश्यकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धाओं के स्वरूप बदल रहे हैं। हम केवल स्थानीय स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धा को नहीं देख सकते हैं, केवल राज्य के स्तर पर नहीं देख सकते हैं, केवल राष्ट्र के स्तर पर नहीं देख सकते हैं, हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए उनको वो सब ज्ञान होना चाहिए कि अपने यहाँ से निकल करके वो जो सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, और आगे पूरे विश्व में अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये सीखने की भी आवश्यकता है। क्योंकि उनके अंदर मानव संसाधन तो है, बस उस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की आवश्यकता है और उस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो इसमें आती है, आर फॉर रिफॉर्मेशन, सुधार की प्रक्रिया को कैसे लेके आया जाए। क्या केवल शासकीय योजनाओं का परिधि तक उनको सीमित रख सकते हैं? शासकीय योजनाओं का लाभ लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन शासकीय योजनाओं को लाभ लेते हुए उनको इस तरह से दीर्घजीवी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है जिससे उनका रिफॉर्मेशन हो सकता है। डिपेंडेंसी उनकी स्वयं पर होनी चाहिए। डिपेंडेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि हम उन योजनाओं का लाभ लें और उससे अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि उन योजनाओं के लाभ लेने की आवश्यकता महसूस ना हो, उन योजनाओं का लाभ दूसरे लोगों को दिलाने के लिए हम आगे आ जाएं। ये जब उनके अंदर में आत्मविश्वास पैदा होता है, जब उनको इस तरह से काम करने का अवसर मिलता है, तब बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो विकास और विस्तार की बात हो रही है उनको पूरे अवसर मिल रहे हैं, यानी वो स्वयं उसको लीड करने की कोशिश करें। इसके लिए आवश्यकता है उनके समृद्ध इतिहास को पढ़ने की, इसके लिए आवश्यकता है उनके वर्तमान को संजोने की, उसके लिए आवश्यकता है भविष्य के सपने को बहुत सार्थक आधार देने की। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, P स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेशन। केवल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, केवल योजनाओं का लाभ लेने से कुछ नहीं होगा। लाभ लेते हुए, शिक्षा लेते हुए, ग्रहण करते हुए जब उनका पार्टिसिपेशन हो, और वो पार्टिसिपेशन भी कैसा हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सक्रिय सहभागिता हो। और सक्रिय सहभागिता किन चीजों में? राजनीति में हो, शिक्षा में हो, आर्थिक व्यवस्था में हो। जब वो स्वयं उत्पादन करते हैं, उन उत्पादन करने के बाद में वो स्वयं मार्केट को तैयार करने की क्षमता रखते हो, वो स्वयं अपने श्रम की जो पूंजी लगाते हैं या पसीना बहाते हैं या अपने कौशल को लेके आते हैं, उसका कितना लाभ मिलना चाहिए, वो अन्य लोगों के पास से क्यों मिले, वो स्वयं उनका, उनके समुदाय को, उनके लीडर्स को, उनके मैनेजमेंट को और उनके बाजार प्रबंधन करने वाली जो क्षमताएं हैं, इकाइयां हैं, उनको मिलना चाहिए। और तब सही मायने में उनके श्रम का मूल्यांकन हो सकेगा। लेकिन ये कब होगा? जब उनकी सहभागिता सक्रिय रूप से हो, वो प्रत्येक स्तर पर हो। प्रत्येक स्तर से मतलब यह है कि उत्पादन में भी हो, संग्रहण में भी हो, संकलन में भी हो, प्रदर्शन में भी हो और व्यापार में भी हो। और जब इस तरह से वो अपने श्रम का पर्याप्त लाभ लेते हैं तो आर्थिक संपन्नता के साथ साथ में आत्मविश्वास बहुत प्रबल होगा, और जहां कहीं शोषण की बात होती है उस शोषण से उनको मुक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ ये पार्टिसिपेशन विधायिका में भी होना चाहिए, सक्रिय पार्टिसिपेशन, आरक्षण के आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर, सहभागिता के आधार पर निश्चित रूप से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लेकिन अंदर से जब निकल के वो चीजें आती हैं, प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर में इस तरह की प्रेरणा पैदा हो कि हमको आगे आना है, बढ़ना है, सब कुछ करना है, और ये प्रेरणा महानायक बिरसा मुंडा जी से लेनी चाहिए कि मात्र 50 लोगों की टीम को लेकर के वो अंग्रेजों की टीमों से भिड़ जाते थे, विजय हासिल करते थे,
और उसी का परिणाम है कि जो वो चाहते थे उस तरह के अधिनियम भले ही कुछ अवसर के बाद बने, लेकिन बन के आए। इसलिए इस तरह की गौरव गाथाओं को पढ़ना, संरक्षित करना और उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी जरूर चाहिए। और इसी दिशा में आज का जो ये राष्ट्रीय वेबिनार है, ये माइलस्टोन मानता हूं मैं इसे, कि आपने एक आधार दिया। आज जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट्स जननायक बिरसा मुंडा जी की उस विरासत को आगे बढ़ाने में सहभागिता देने वाले लोग हैं। जहां पर ये होंगे वो इस जनजातीय गौरव दिवस को स्थापित करके एक जीवंत ज्वलंत ज्योति को जगाने वाले लोग होंगे। और जो अगला अक्षर आता है इसका, ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस रिलेटेड टू व्हाट? जागरूकता के संबंध में होनी चाहिए। जागरूकता भविष्य दृष्टा के रूप में होनी चाहिए। जागरूकता इस रूप में होनी चाहिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर की क्षमताएं क्या हैं, ये हमको पता होनी चाहिए और हम दूसरों को दे सकते हैं। और जो हमारे अपने हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए भी फीलिंग कैसे करा सकते हैं, और उनके साथ ही साथ ये बताने का प्रयास करें कि हम एक दिन कामयाब होंगे और कामयाब हो रहे हैं और करके दिखाएंगे। ये जब सशक्त विचार उनके अंदर पैदा होगा, जो हो रहा है, बस आवश्यकता इस बात की है कि ये जो क्लस्टर्स में है, ये छोटे छोटे क्लस्टर्स एक बहुत बड़े आसमान के रूप में जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जो जनजातीय विकास और विस्तार की परिभाषा लिखी गई है, गढ़ी गई है, वो केवल जनजातीय समुदाय तक नहीं है, वो दूसरे समुदायों को भी ये प्रेरणा दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रेरणा आज की बात नहीं है, ये तो उस पीरियड में दे दी गई थी जब स्वतंत्रता की शुरुआत भी किसी तरह से हो रही थी। उस पीरियड में महानायक बिरसा मुंडा जी ने इस चीज को जिस तरह से लेके आए, ये धरोहर ही नहीं है, ये सूक्त वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा सूरज है जो निरंतर रोशनी देने वाला है। इस विषय पर बहुत सी बात हो सकती है, इस विषय पर बहुत से शोध हो सकते हैं, इस विषय पर बहुत से कार्य हो सकते हैं, लेकिन समय की सीमा के साथ हम लोगों को चलना होता है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं सम्मानीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को, आशा पारस पीस फाउंडेशन को, बेट फाउंडेशन को और सभी आयोजक मंडल के साथ सभी सहभागिता करने वाले लोगों को जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, उन सभी को, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन, आयोजन और प्रसारण किया जा रहा है, जो कि इस बात के सच्ची आधार दे के लाएगा कि जनजातीय विकास और विस्तार के लिए जिस तरह के आयोजन किए जाने हैं, उसमें किस तरह की अनुशंसाओं की आवश्यकता है। हम किस तरह की छोटी छोटी इतिहास की कहानियों को प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्व पटल पर पहुंचाने की बात करें, चाहे टांटिया मामा की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा जी की बात हो, या अन्य जितने भी जननायक हैं, उनकी कहानियों को लोग लेके आए, उसमें एक प्रेरणा लेके आए, कौशल विकास को लेके आए, नेतृत्व को लेके आए, क्षमताओं को लेके आए, आत्मविश्वास को लेके आए, और वो आधार बने हम सबके लिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें साकार होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच आ सकूं, आप सबसे कुछ सीख सकूं, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः जननायक बिरसा मुंडा जी को अपना सादर अभिवादन व्यक्त करता हूं और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक यही संदेश देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के यह कोशिश करें कि शिक्षा, सुधार, सहभागिता और जागरूकता, इन 4 शब्दों से लेकर के ऐसी इबारत और इमारत तैयार करें जो एक जगह से प्रारंभ हो और पूरे विश्व में छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय मैम, आपका सहृदय स्वागत है। आप सभी को पुनः नमस्कार। जननायक शहीद बिरसा मुंडा जन्म जयंती के संदर्भ में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन
और वेद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार जनजातीय विकास और विस्तार के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनीता धुर्वे जी, विषय विशेषक वक्तव्य सीमा अलावा जी, डॉक्टर जया फूकन जी, प्रस्तावना वक्तव्य दे रहे डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी जी, और इस आभासी पटल पर बड़े ही सम्मान के साथ मेरा मार्गदर्शन और मेरा आत्मबल बढ़ाने के लिए उपस्थित प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी, आईपीएस किरणलता क्रिकेटा, डॉक्टर विनोद खत्री जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, डॉक्टर सुप्रिया पाठक, सुशीला गोयल जी, रचना जौहरी जी, मनोज गुप्ता जी और बहुत सारे हमारे प्रतिभागी साथी सहयोगी शिवप्यारी जी, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आप मेरे आदरपूर्ण वैचारिक कार्यक्रम के आतिथ्य में हमेशा उपस्थित होते हैं और अपनी समधाओं को अर्पित करते हैं। मैं विगत 2-3 दिन में एक वेब सीरीज काला पानी देख रही थी। मेरे ही सोच के लोग कुछ देखते होंगे शायद इस प्रकार की वेब सीरीज को। काला पानी अंडमान निकोबार की जनजाति ओराव पे मुख्य तौर पर केंद्रित है और वहां पर कुछ देश विरोधी अंडमान निकोबार की गतिविधियों के विपरीत वहां कुछ अणु परीक्षण के कारण वहां का पानी काला हो जाता है, जिसको पीते ही एक कोरोना टाइप की कुछ बीमारी जन्म लेती है और वो महामारी का रूप धारण करती है। डॉक्टर बहुत उपाय करते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व एक बार ये बीमारी हुई थी और अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय है वो भी इसी पानी को पी रहा है, लेकिन उनके ऊपर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो पता चलता है कि ऐसा क्यों, आखिर इनके शरीर में ऐसी कौन सी निरोधात्मक शक्ति है जो इस गड़बड़ी को बड़ी आसानी से पचा रही है। अंत में उसी समुदाय का एक व्यक्ति आगे आता है और अपने जान पर खेलकर, अपने रक्त को देकर परीक्षण के तौर पर कुछ लोगों को जो पीड़ित हैं बचाता है, और इस तरीके से ये क्रम और सिलसिला चलता है जो एक बड़े व्यापक संदेश को देता है। मैं लगातार इस बात पर विमर्श करती रही कि वो समुदाय जो मासूमियत से भरा है, हर कोई कहता है, सच्चाई और ईमानदारी से भरा है, हर कोई मानता है, स्वीकार करता है, लेकिन उनके उन मासूमियत को हम सहेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम शायद बहुत चतुर चालाक हैं। भूमंडलीकरण और उसके जो अच्छे प्रभाव हैं उन छोड़ दीजिए, उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे वो समुदाय भी ग्रस्त हो रहा है और उसके दुष्प्रभाव उन पर भी जा रहे हैं। ये बात सही है, जैसा कि अभी प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी कह रहे थे, मोबाइल युग, ये सारी चीजें जा रही हैं। वो सीमा भी उस बात का जिक्र कर रही थी, अनीता और जया भी कर रही थी। तो उनका जो विशेषज्ञता थी देशज ज्ञान, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, अगर आप लोगों को याद होगा, महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना के प्रथम जो 2 आयोजन हुए थे, राष्ट्रीय सेमिनार और राष्ट्रीय कार्यशाला, हमने एक साथ इसलिए आयोजित की थी कि लगा था कि इतनी मेहनत दोबारा कौन करेगा, और जो लोग आए हैं उनसे पूरा काम करवाया जाए, सब सीखा और समझा जाए।
तो उसमें जो राष्ट्रीय कार्यशाला थी वो जनजातीय समुदाय के देशज ज्ञान पर ही केंद्रित थी, और उसमें वो बहुत सारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग, ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के विषय विशेषज्ञ उपस्थित हुए थे जिन्होंने इसकी सिलसिलेवार बड़ी गंभीर व्याख्या करी थी। तो आज जब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अवसर, एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है जब महू में मैं कुछ दिनों कार्य कर रही थी कि मामा टंट्या भील की शोध पीठ की स्थापना का, क्योंकि वो उन्हीं का वहीं पे स्थान है और उनकी शोध पीठ का वहां स्थापना हुआ। और शोध पीठ के बहाने क्या होता है, उस व्यक्ति के जो कार्य हैं उनका पुनर् स्मरण करते जनजातीय समाज के विकास और विस्तार के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। वैसे ही आज बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज वहां पर बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, कार्य को करेंगे। है क्या, जब समाज के लिए आप निरंतर कार्य करते हैं तो समाज उस ऋण से उऋण होने की कोशिश करता है, और फिर हम वही जन्म जयंती के तौर पर, उनके मृत्यु दिवस के ओर पर किसी भी बहाने एक निमित्त बनाकर उनके कार्यों को पुनर् स्मरण करते हैं और अपने विद्यार्थियों तक उन बातों को पहुंचाते हैं। चूंकि महू बरकतुल्ला से निकल के महू जो कार्य क्षेत्र रहा, महू आदिवासी जिलों के केंद्र में, इर्द गिर्द में था, वहां पे बहुतायत में थे। झाबुआ, अलीराजपुर सीमा वहीं पदस्थ थी। मेरी एक और शोधार्थी किरण क्रिकेटा, उन्होंने तो इसी क्षेत्र पे कार्य ही किया। तो जब हम सब लोग इनकी तमाम चीजों पर निरंतर इर्द गिर्द जिलों में कार्य करते हैं तो ये निरंतर महसूस करते हैं कि आदिवासी समाज का एक नाम का तो बहुत इस्तेमाल हुआ कि ये कार्य हो रहा, वो कार्य हुए, निरंतर निश्चित तौर पर कार्य हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कार्य उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थी, या उस समाज की जो सीमा बता रही थी लगभग 15 करोड़ लोग हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है उतने वो कार्य नहीं। अगर उतने कार्य हो जाते तो उनके लिए उनके कार्यों का व्यापार का स्थान हम खोज पाते। अगर उतने कार्य हो जाते तो हम कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्यगत चीजों का, जिसके कारण वो कोरोना काल में सबसे कम प्रभावित हुए, उसका इस्तेमाल अपने पूरे देश के लिए कर पाते। हमें उस वैज्ञानिकता के साथ नहीं किए। चूंकि मेरा कार्य करने का बहुत सारा क्षेत्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्राइम अगेंस्ट वीमेन के क्षेत्र में है, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी मुश्किल हालातों के करीब अपने आप को अपनी शोध के माध्यम से महसूस करती रही। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आप काम करें तो आपको कहीं ना कहीं कट्ठीबाड़ा जाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल इंटीरियर में उन जगहों पे जाना पड़ेगा जिन जगहों पर एसी कमरे में बनी हुई योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाते। आप क्या सोचते हैं पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लिए एक सी सारी एक तरह की योजनाओं को लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या मध्य प्रदेश अकेले के ही लिए समस्त जिलों में जो हमारे ट्राइबल जिले हैं उनके लिए एक समान योजनाओं की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। क्या जो अलीराजपुर में आवश्यकता है, जो झाबुआ में आवश्यकता है, जो इलाकों के इंटीरियर जगहों पे आवश्यकता है, वो जो शहर के ज्यादा नजदीक हैं, जिन्हें एक पीढ़ी इन सब चीजों का लाभ मिल गया, उनके लिए इन सब की ज्यादा आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग हैं। इनको अलग अलग वर्गीकृत करके ही योजनाबद्ध तरीके से जब तक उनका अवेयरनेस, प्रशिक्षण और उनके लिए एक कार्यबद्ध योजना सुनिश्चित नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होगा। सीमा कह रही थी, बहुत अच्छा, एक शासकीय अधिकारी अगर ये कहने का साहस कर सकता है कि मनरेगा में महीना भर की लिखवा लियो, 10 दिन का दे दिया, क्योंकि शिक्षित नहीं है, भोला नहीं है, विश्वास करता है, उसने भरोसा किया कि आपने जो दिया होगा ठीक ही दिया होगा। लेकिन आप सोचिए कि विश्वास करने वाले के साथ जब विश्वासहीनता होती है, विश्वासघात होता है, तो और अगर उसको जानकारी मिल जाए तो उसके दुष्परिणाम कितने लंबे होते हैं।
हमारे साथ के कुछ यही सब शोधार्थी हैं, सीमा है, किरण है, इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में अभी इन्हीं मुद्दों पर आदिवासी समुदाय में ही कार्य किया है, अपना शोध का कार्य भी किया है। बंधुआ मजदूरी का देख लीजिए, गांव के गांव में लंबे से बड़ा सा वर्ग कहाँ गया किसी को गांव में पता ही पता नहीं है। आप अंदाजा करो, गांव तो ऐसा नहीं होता था, हर किसी को हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता था, सबके दुख दर्द पता होते थे, किसके शादी हो रही तो किसका ब्याह हो रहा, तो किसके बच्चा हो रहा, तो किसका गौना हो रहा, किसको क्या बीमारी है, एक एक के आंकड़े वहां की दादी नानी अम्मा से पूछ लो। लेकिन उसी गांव में कोई भी ना तो सरकारी मशीनरी ये बता पाई, ना उस गांव के लोग बता पाए कि आखिर जो लोग नहीं हैं, लंबे समय से नहीं है, कागज पर भी नहीं है, वास्तविकता में भी नहीं है वर्षों पे, आखिर वो चले कहाँ गए। तो ये सब इनके शोषण के हिस्से हैं, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे अन्य चीजें हो। तमाम सरकारी योजनाएं हैं, इनसे इनकार नहीं किया जाता। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दे लीजिए, रेजिडेंशियल रिस्क कोर्सेस ले लीजिए, तमाम आदिवासी महिलाओं से संबंधित कितना योजना है, लेकिन वो योजनाओं का कितना हिस्सा वहां तक पहुंचता है, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, जब इम्प्लीमेंट भी करो तो वो लोग उन योजनाओं का कितना लाभ ले पाते हैं, उस लाभ से का लाभार्थी कितना है। मुझे एक ऐसी स्कॉलरशिप की कमेटी में रहने का मौका मिला जिनके कारण हमारे यही विद्यार्थी, हमारे ये बच्चे विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। लेकिन जिस हमारे विद्यार्थी को ठीक से अंग्रेजी नहीं आती, मैं ये नहीं कह रही कि उसका कोई दोष है, उसका वातावरण भी वो था, तो हमने बिना तैयारी के अगर उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, लंदन भेज दिया, कहीं भेज दिया, तो उनकी सफलता कैसे होगी ये हमें विचार करना पड़ेगा। कि हमने सिर्फ अपनी एक योजना तय कर ली कि आपको हमें स्कॉलरशिप देनी है तो हमने दे दी, अब आप जानो आपका काम जाने, तो फिर इन स्कॉलरशिप्स की फेलोशिप का सक्सेस रेट क्या होगा। और जो कुछ भी लोग सब सक्सेस भी हो गए तो उन सक्सेस रेट के बाद उन्होंने अपने देश और समाज के लिए कितना काम किया, ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। आदिवासी समुदाय के कुछ ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं कि जो लोग बहुत ही ज्यादा सफल हो गए हैं, उन्होंने अपने उस समाज में अपनी पदस्थापनाओं से इनकार किया है, उसके विकास के लिए वो प्रस्तुत नहीं हुए। ये और एक चिंता का विषय है। इन सारे विषयों पर अगर हम बार बार बातें करेंगे तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर निराकरण मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है और हमेशा बहुत स्पष्ट बातों को कहा जाना चाहिए, कहते रहा न जाना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन कैसे सोचता है। जैसे आज हमारा एक संस्था के साथ एमओयू हुआ, पहले भी 8-9 संस्थाओं के साथ काम हुआ, यानी एक व्यक्ति जो एक संस्था कार्य कर रही थी उसके साथ अब 10 संस्थाएं खड़ी हो गई। कहीं ना तो कहीं हम समान सोच में खड़े होंगे, हमारे कार्य की व्यापकता बढ़ेगी, कार्य की व्यापकता बढ़ेगी तो कार्य का प्रभाव बढ़ेगा, और जब कार्य का प्रभाव बढ़ेगा तो उसको हम विस्तृत करेंगे, विस्तार देंगे। हमारे पास इतने योग्य विषय विशेषज्ञ हैं, स्वाभाविक कि वो कार्य आगे बढ़ेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी बात को इसी बात के साथ रोक देना चाहिए कि आदिवासी समुदाय वास्तव में उन्नत है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन महिलाओं का उतना ज्यादा सशक्तिकरण भी नहीं नजर आता। उनकी जो अच्छाइयां हैं उनका लाभ भारतीय समाज या विश्व पटल पे हम नहीं ले जा पा रहे। जब आप विश्व की अनेक संस्थाओं पे जाते हैं तब आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। मुझे कीनिया में ऐसे ही एक आदिवासी गांव मसई मारा को देखने का अवसर मिला, वहां के आदिवासी समुदाय से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मुझे निश्चित तौर पर लगा कि भारतीय आदिवासी समुदाय उनसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमें बेहतर नहीं, सर्वश्रेष्ठ चाहिए। उनके मानवाधिकारों के साथ
उनके सम्मान के साथ, उनके विश्वास के साथ हमें साथ खड़े होना होगा। फिर कोई भी लड़की, आदिवासी कोई भी वर्जिन लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं होगी, कोई भी बंधुआ मजदूरी में नहीं जाएगी, और उनके स्वास्थ्य और देशज का ज्ञान का लाभ पूरे देश को मिलेगा, पूरे राष्ट्र को मिलेगा, हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। इस बात को यहीं रोकती हूँ। अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न जो आए हैं उनको बोले देते हैं और उम्मीद करते हैं। एक प्रश्न है, वनवासियों के नाम पर आदिवासियों का पलायन हो रहा है, पुनर्वास के नाम पर अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए कोई संस्था, संगठन, समिति है जो उन्हें सामाजिक न्याय या उपचार प्रदान करे? इसका जवाब कौन देगा? दिवाकर जी, आप देना चाहेंगे? जी जरूर। इस पे दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। जब हम वनग्राम की बात करते हैं तो यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वनग्राम अधिनियम जो तैयार किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से वनग्राम वासियों को विकास के बहुत अवसर दिए जा रहे हैं उनके पलायन को रोकने के लिए, तो पलायन तो उससे रुक रहा है और बहुत सी ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं। दूसरी बात इसमें छुपी हुई कि इस तरह की कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य इस रूप में काम कर रहा है, राष्ट्र के स्तर पर इस पे काम हो रहे हैं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान इस पे काम कर रहे हैं और बहुत से एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं उन कार्यों को दो तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष में, दूसरे व्यवहारिक पक्ष में, और उनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। एक और है कि क्या घुमक्कड़ जनजातीय लोगों के लिए कोई नया अनुच्छेद संशोधन किया गया है? जितना मेरी जानकारी है, जब मैं इन्हीं घुमक्कड़ जनजातियों जो तंबू वगैरह गाड़ के, जो थोड़ा कबीला बना के रहते हैं, उनके साथ जब मैं काम कर रही थी तो उसमें एक ही चीज ये उभर के आई थी कि जो इतनी जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते हैं, तो उनके संबंध में कोई उतनी ठोस नीतिगत बात नहीं है। क्या इसमें कोई चीज या अनुच्छेद या संशोधन अभी बढ़ा है? क्या किसी की जानकारी में है? अगर नहीं होगा तो हम तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये तो विचार हैं, हम और अध्ययन करके आपको बताएंगे, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचेगा। एक और सवाल है कि एजुकेशन में पुअर स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए फैसिलिटी रिलेटेड चीजें, वो तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में कुलपति रही हूं, तो मुझे मालूम है कि हमारे SC ST स्टूडेंट्स के लिए, OBC स्टूडेंट्स के लिए विशेष फीस की भी व्यवस्था है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था है और तमाम योजनाएं हैं। लेकिन योजनाओं का अनुपालन कितना हो पाता है ईमानदारी से, फंड्स क्या बातें हैं, कब वो छात्रवृत्तियां मिलती हैं, उन छात्रवृत्तियों में भी अंदरूनी क्या घालमेल हो जाता है, वो बड़ा झंझट का काम है। लेकिन है, ये बात आपके प्रश्न का उत्तर है। तो अब ये 3 प्रश्न हमारे पास थे जिनके उत्तर दिए गए। एक और सूचना आपको दे दें, 2 दिसंबर को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, घुमक्कड़ जनजातियों के ऊपर से आयोग भी काम कर रहा है और इस पर निरंतर काम चलते जा रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है हमारे प्रतिभागियों को अपने प्रश्नों के ये 3 प्रश्न ही मैंने वो चैट बॉक्स में देखे, हमारे प्रबंधक ने हमें उपलब्ध कराए हैं, जिनके जवाब आपको मिले। फिर भी आपको लगता है कि कोई और आपका सवाल है, कृपया आप निसंकोच अपने ईमेल से हमें भेजें, उसका उत्तर आपको निश्चित तौर पर भेज दिया जाएगा। आप, क्योंकि ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है कि सुनो और चले जाओ, नहीं, उस पर विचार होना चाहिए। विचार तभी होगा जब उस प्रश्न का उत्तर सभी को प्राप्त होगा और सभी उसको मिलेंगे। तो प्रोफेसर राजपूत, आपको धन्यवाद है। दूसरे एक और सूचना आपको दे दें कि 2 दिसंबर को एक संपत्ति अधिकार और कानून, इस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार होगा और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन से एक त्रैमासिक नारीवादी पत्रिका का जो उसका प्रथम प्रवेशांक आ रहा है, देहरी के आर पार, देहरी के आर पार नारीवादी चिंतन
पत्रिका है, हिंदी में है, उसका लोकार्पण भी 2 दिसंबर के कार्यक्रम में हम करेंगे। तो ये आपके लिए सूचना है, क्योंकि आप जिस स्तर के प्रतिभागी हैं, मुझे लगता है आप इस कार्यक्रम से जरूर ही जुड़ना चाहेंगे। 2 दिसंबर के कार्यक्रम की सूचना कल ही आपको मिल जाएगी। आपके समस्त जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो पूरे वक्त उपस्थित प्रतिभागी हैं, जो हम लोगों ने एक नियम बना लिया है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ताकि हम वैचारिक स्तर को मेंटेन कर सकें, उनके सर्टिफिकेट भी आपको ठीक 10 दिन के भीतर अनिवार्य तौर पर पहुंच जाएंगे। और आगे की आभार ज्ञापन के लिए मैं अपने प्रबंधक लव चावड़ीकर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय मैडम, आपके अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। अब मैं कार्यक्रम में आभार ज्ञापन में मैं हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आश शुक्ला मैडम, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत सर, कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनीता धुर्वे मैडम, मैं आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन, वेद फाउंडेशन और शासकीय महाविद्यालय पीतमपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार मानता हूं। और कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय सीमा लावा मैडम, आदरणीय जया फुकन मैडम, मैं आपका भी तीनों संस्थाओं की तरफ से सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ कार्यक्रम में प्रस्तावना वक्तव्य हेतु आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे बीच उपस्थित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद खत्री सर, आदरणीय प्रोफेसर कुसुम कुमारी मैडम, आदरणीय IPS प्रणता मैडम, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर, सुशीला गोयल मैडम, डॉक्टर मनीषा सक्सेना मैडम, डॉक्टर मनोज गुप्ता सर और समस्त बुद्धिजीवी साथीगण जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में तीनों संस्थाओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे एक और डाल देना, एक सामाजिक एक ऑन कर कार्यकर्तागण, विनीत से बात हो गई करने की। सुनीता जी अपना ये बंद करें, आप अपना जरा माइक माइक बंद करिए जी। मैं क्षमा चाहता हूं तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के लिए। साथ ही हमारे बीच उपस्थित प्रतिभागिता कर रहे सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, मीडिया के साथीगण और देश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को तीनों संस्थाओं की तरफ से सहृदय आभार व्यक्त करता हूं और मंच से अनुमति चाहता हूं कार्यक्रम के समापन के लिए। ठीक 9 बजे कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई आपको। आप सभी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत सभी बहुत बधाई और आभार सबको, बहुत सारे धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। जय जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। के दर्शन हो गए आज, बहुत अच्छा लगा।